Yesterday we were studying about the causes of backwardness of Bihar. So we had started, the first point was the increasing rate of population, and we have already studied that due to the high population, all the resources, they are not even sufficient to satisfy the needs of all the people. जितना ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाता है तो उसको सेटिस्फाई कर पाना हमारे रिसोर्सेज उसके लिए कम पड़ जाता है। रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बट ड्यू टू हाई पॉपुलेशन द रिसोर्सेज बिकम इनसफिशिएंट एंड द फास्ट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ population is increasing very rapidly. That is the more problem. पॉपुलेशन जो है अगर जितनी है उतनी रहे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तेज़ी से बढ़ती जा रही है, एंड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन द साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स गेट्स स्मॉलर। लैंड होल्डिंग का मतलब है कि जो ज़मीन का पट्टा किसी व्यक्ति के पास होता है उसे लैंड होल्डिंग कहते हैं। तो the land holding gets smaller. That means I had told you that if one family has 10 or 20 acres of land and it has two sons, then it will be divided and become 10 acres for each. And if they have two sons, then it will become 5 acres. If they have two sons, it will become 2.5. So the land size of land holding, which was initially 20 acres, it is reducing to 10, 5, 2.5, like that. That is in the smallest case. That is if when they are having two sons. If they are having more sons, then it will further reduce. So that is in case of agriculture, that the size of land holdings is getting smaller. इस पॉइंट को दम याद रखना है, बोलना है। जहाँ एग्रीकल्चर की बात करेंगे पॉपुलेशन का इफेक्ट क्या होता है, तो द साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स गेट्स स्मॉलर। कल तक एक परिवार के पास जहाँ 25 एकड़ ज़मीन थी, वो जो है मात्र 5 एकड़ 2.5 एकड़ होके और भी छोटी होती चली जाती। तो that is only regarding agriculture, and I had explained you in detail yesterday, taking several cases of schools, colleges, factories, towns, everywhere. See, you can see population जो है इसका प्रभाव हर जगह हमें देखने को मिलता है। आप शहर में चले आइए, इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ है, ठीक है, भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा है। भीड़ भाड़ के कारण क्या होता है, ज़मीन कम पड़ जाता है। ज़मीन कम पड़ जाता है, ज़्यादा ज़मीन आपको चाहिए घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, या और तरह की चीज़ें, दुकान वगैरह बनाने के लिए, मार्केट बनाने के लिए। तो उससे क्या होता है कि ज़मीन, अब ज़मीन तो लिमिटेड है, जितनी ज़मीन है उतनी ही है, उसको तो हम नहीं बढ़ा सकते हैं। तो होता क्या है कि जो ज़मीन कल तक एग्रीकल्चर के लिए, हम खेतीबाड़ी के लिए यूज़ कर रहे थे, उसमें फिर हमारा रेसिडेंशियल या कमर्शियल उसका यूज़ होने लगता है, तो एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल लैंड कम होता चला जाता है। दूसरी तरफ अगर जो ऑलरेडी रेसिडेंशियल एरिया है, अब मकान है, तो मकान जितना एरिया में है उतना ही उसको एरिया नहीं बढ़ा सकते हैं, तो आप उसका फ्लोर बढ़ा सकते हैं। जो सिंगल फ्लोर है, डबल फ्लोर है, जितना उसका अलाउड जो है हाइट है, उस हिसाब से आप फ्लोर बढ़ा सकते हैं। तो इससे क्या है कि भीड़ भाड़ बढ़ती है, कंजेशन बढ़ता है, पॉल्यूशन बढ़ता है। नाउ, तो सबसे पहली जो ज़रूरत है एक आदमी की, दैट इज़ लैंड। कहीं भी रहने के लिए उसको क्या है, ज़मीन की ज़रूरत है। कहीं भी रहेगा तो एनीवेयर ही विल रिक्वायर सम स्पेस, सो ही नीड्स लैंड, ही नीड्स वाटर, पानी की आवश्यकता है। पानी, तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वी विल नीड मोर एंड मोर वाटर, तो वाटर अवेलेबिलिटी जो है कम होती चली जाती है। और उसमें भी ड्रिंकिंग वाटर की बात करें, जिसे पोर्टेबल वाटर भी कहते हैं, तो दैट इज़ वेरी लेस, वेरी लेस। जनरल वाटर
तो फिर भी अवेलेबल होता है, बट ड्रिंकिंग वाटर और सेफ वाटर इट इज़ वेरी लेस. Then he needs water for only not drinking but many purposes, to wash himself, to wash clothes, to wash other things. वाटर के बहुत सारे यूजेस हैं. तो फर्स्ट नीड इज लैंड, देन वाटर, एयर. तो एयर जितना ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा पोल्यूशन होगा. ही नीड्स इलेक्ट्रिसिटी. आज हर काम बिजली से होता है, तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा बिजली की ज़रूरत होगी. तो बिजली, तो पावर रिसोर्सेज पर वहाँ बर्डन हमारे आ जाता है. तो पॉपुलेशन पुट्स प्रेशर ऑन पावर रिसोर्सेज. मैंने कल आपको डिटेल में समझाया था कि जैसे अभी देखिए गर्मी का सीज़न आया हुआ है, बिजली हमारे पास लिमिटेड है, सरकार के पास लिमिटेड बिजली है, और उसी में इतना ज़्यादा पॉपुलेशन को सपोर्ट भी करना है और सारा डेवलपमेंट का भी काम करना है, तो बिजली काटनी पड़ रही है, मजबूरी है. तो कहाँ से लाएगी बिजली? अब देखिए बारिश होती नहीं है टाइम से, डैम्स में, रिजर्वायर्स में पानी कम हो जाता है, डेंजरस लेवल्स ऑफ वाटर कम्स, कि पता चला सिर्फ अगले एक हफ्ते तक का ही बिजली पैदा करने का कैपेसिटी है. अगर बारिश नहीं हुई तो एक हफ्ते के बाद पानी नहीं रह जाएगा, बिजली पैदा नहीं कर पाएंगे. तो डेज का देखा जाता है, 3 दिन के लिए है, 7 दिन के लिए है. तो आजकल 3-4 सालों से जो है रिजर्वायर्स में पानी बहुत कम रहता है. जब रिजर्वायर में पानी नहीं रहेगा तो बिजली पैदा कैसे होगी? दैट इज ऑल्सो द रीजन ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन समर्स. क्योंकि हमने उधर जो है थर्मल पावर पर फोकस बहुत कम कर दिया है, क्योंकि हमें पोल्यूशन कम करना है. तो कोल बर्निंग या बर्निंग ऑफ अदर पेट्रोलियम एंड अदर थिंग्स वी हैव रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ आवर ओब्लिगेशन फॉर पोल्यूशन. तो थर्मल पावर कम हो जाएगा, तो फिर जो है हाइड्रो जो है सेफ है हमारा. तो हाइड्रो, लेकिन हाइड्रो में है कि बारिश नहीं होता है, रिजर्वायर्स में पानी उतना नहीं रुकता है, ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे चला. फिर देखिए वाटर की जहाँ मैंने बात किया था, तो ग्राउंड वाटर आज देखिए हालत ख़राब है, पानी का लेवल इतना नीचे चला गया है कि ऑल द बोरिंग्स दे आर फेलिंग, they are not working, the hand pumps and motors they are not working because the water level has gone much down. जितना के लिए बोरिंग किया गया था उससे पानी बहुत नीचे चला गया, तो पानी है ही नहीं, आ ही नहीं रहा है. अब लोगों में पानी के लिए जो है दिक्कत हुई पड़ी है, बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल एंड दे आर ड्रॉइंग आउट वाटर फ्रॉम द लैंड. ज़मीन से पानी निकाल रहे हैं, बिना हिसाब का खर्च कर रहे हैं, बहा रहे हैं. कभी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आदमी को जब तक दिक्कत नहीं होती है समझ में नहीं आता है उसका वैल्यू जो है. जब तक आराम से मिल रहा है तो बहुत उसका मिसयूज़ होता रहता है. जहाँ मिलना, देखिए दिल्ली वाले हैं पानी की वैल्यू जानते हैं. पानी को लेके हम भी जब दिल्ली गए, तो जब दिल्ली रहे तो पानी का वैल्यू, एक कल्चर डेवलप हो गया पानी के बारे में, बिकॉज देयर इज लैक ऑफ वाटर. आज देखिए पानी को लेके चल रहा है, केजरीवाल जो है तरह तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि ऐसे करिए पानी इस्तेमाल, पानी बर्बाद. फाइन कर दिया गया है, गाड़ी जो अगर धोता हुआ पकड़ा जाएगा पानी से तो उसको 1000 रुपये का फाइन है. जो पाइप से पानी गाड़ी को धोता हुआ पकड़ा जाएगा उसको 5000 की कितना रुपया फाइन किया हुआ है, कि 10,000 फाइन किया है. तो मतलब धोना नहीं है आपको, मतलब जैसे वॉशिंग होती, ये होता है ना, जो पोंछते हैं लोग कपड़े से. जैसे शहरों में है कि वो होता है कि लोग अपना रख लेते हैं कि भाई सुबह सुबह हमारा गाड़ी पोंछ दीजिएगा, तो वो सबका गाड़ी कपड़ा भिगा के पोंछता चला जाता है आदमी जो होता है. तो वैसे आप वैसे ही होता है, मतलब दिल्ली में गाड़ियां वैसे ही सफाई होती हैं. अपना जो एक रहता है आदमी, गार्ड ही रहता है जनरली, गार्ड ही कर लेता है काम जो कॉलोनी में रहता है. तो वो अपना कपड़े से पोंछ के सबका पोंछ देता है, कार सबका पोंछता चला जाता है. तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन आप पानी का पाइप से लेके धोएंगे गाड़ी को तो आपको फाइन कर दिया जाएगा. दिल्ली में 10,000 की 5,000 फाइन अभी कानून बन गया है. तो इट इज़, क्योंकि पानी का हाहाकार मचा हुआ, पानी है नहीं, पानी मिल नहीं रहा है, पानी का लेवल बहुत डाउन चला गया है.
और मैंने देखा हुआ है कि आप तो गाड़ी की बात कर रहे हैं, लोग मकान धोता रहता है पानी से। गर्मी में सुबह सुबह क्या करेगा, पूरा मकान पे पानी गिरा देगा, पूरा आगे सड़क धोएगा, क्योंकि पानी का मिसयूज, मीटर नहीं लगा हुआ है। कुछ एरिया थे जिस समय हम थे, कुछ ऐसे एरिया थे जो है जहाँ मीटर नहीं लगा हुआ है। वहाँ क्या है, सुबह उठ के पहला काम है मकान को धोइए, पूरा ऊपर से नीचे मकान पर पानी मारा, फिर जो है रोड पर पानी पूरा धोया, गाड़ी वाड़ी धो लिया, क्योंकि फ्री पानी है, पानी का कोई मीटर नहीं लगा हुआ है। और जहाँ मीटर लगा हुआ है पानी का, वहाँ बिजली की तरह लोग पानी बचा के चलता है, क्योंकि पानी का भी वहाँ रेंट देना पड़ता है, आपको पैसा देना पड़ता है बिजली की तरह जो। और अभी देखिए कि इतनी किल्लत हो गई है कि आपको फाइन कर दिया गया कि जो कार धोता हुआ पकड़ा जाएगा पाइप से, उसको 5,000 की 10,000 का फाइन किया, कल ही न्यूज़ में हम देख रहे हैं। या हाँ, दूसरा एक और बात, पानी का याद आया, और जिसका टंकी से पानी ओवरफ्लो के गिरता पकड़ा जाएगा, उसको भी 10,000 रुपया फाइन किया हुआ। और वहाँ मैंने अक्सर देखा है कि क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, मोटर चल रहा है, पानी गिर रहा है, किसी को मतलब नहीं है, घंटों तक होता रहता है कि मोटर चल रहा है, पानी पूरा बह रहा है और गिर रहा है, क्योंकि किसी को इतना वो नहीं, फिक्र नहीं है कि ठीक है हम पे कर सकते हैं, बिजली बिल उठेगा तो बिजली बिल पे कर रहे हैं। तो अब ये भी कर दिया गया है कि जिसके घर में कहीं भी अगर पानी गिरता हुआ पाया जाएगा टंकी से, तो उसको भी 5,000 की 10,000 फाइन किया गया। ये दो कल से पास हो गया है, कल या परसों से, गाड़ी धोने पर और दूसरा टंकी ओवरफ्लो करने पर। तो देखिए ये है कि मैंने बताया आपको कि दिल्ली में है, चूंकि पानी की समस्या है तो लोग पानी की वैल्यू समझते हैं, और जहां पानी आसानी से मिल रहा है तो वहां लोग मिसयूज करते रहते हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं समझते हैं, बहा रहे हैं पानी जितना मन है। तो कहने का मतलब है कि, और दिल्ली में समस्या क्यों है, आप सोचिए कि दिल्ली में तो यमुना नदी है इतनी विशाल बगल में, फिर क्यों दिक्कत है? तो दिक्कत इसलिए कि पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन उसकी 1.5 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है, 1.5 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है, लगभग 3 पटना के बराबर, 3 या, हाँ 3 पटना के बराबर होगा। तो पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा है उसकी हर तरह की ज़रूरत बढ़ जाती है। बच्चे होंगे तो उनको स्कूल चाहिए, उनको स्कूल के साथ सारी फैसिलिटी आपको देना होगा, किताब देना होगा, यूनिफॉर्म देना होगा, और उसके लिए बेंच डेस्क क्लासरूम पंखा व्यवस्था सब, टीचर सब करना होगा। ओल्ड एज पीपल होंगे तो उनके लिए आपको सब तरह का सुविधा वो करना पड़ेगा, हेल्थ फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़। तो हर तरह के लोगों, मतलब कहने का मतलब कि पॉपुलेशन जो है, इट हैज़ अ लॉट ऑफ नीड्स। तो जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ज़्यादा आपको हर फैसिलिटी पर बर्डन पड़ता है। अब स्कूलों में टीचर परेशान हैं कि भाई इतने बच्चे हैं पढ़ाने के लिए, एक क्लास में इतने इतने बच्चे हो रहे हैं। तो जब ज़्यादा बच्चे होंगे तो नेचुरल है क्लास में बच्चे ज़्यादा होंगे ही। आप जाइए कहीं भी जाइए, आप पब्लिक सर्विस, इतनी भीड़ रहती है हर जगह, हर जगह आप देखें लंबी लंबी लाइनें लगी हुई। क्यों? दैट इज बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन जितना ज़्यादा, देखिए आज हमारे यहाँ भारत में समझिए कि सभी प्रॉब्लम्स का जड़ पॉपुलेशन, और वहीं वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाइए तो आपको आदमी दिखने को नहीं मिलता है। अभी एक रिलेटिव गए तो कहते हैं कि आदमी देखने का मन करता है कि हम लोग को छोड़ के 2-3 किलोमीटर तक कोई आदमी ही नहीं, आवाज़ ही नहीं आती किसी तरह की, इतनी शांति है कि आवाज़ नहीं आती है क्योंकि कोई आदमी ही नहीं है। और यहाँ देखिए कि आपको अपने कमरे में बैठे रहिएगा, 50 आदमी का आवाज़ आ जाएगा, बिकॉज द पॉपुलेशन इज सो मच। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जो इलाका है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। उसका पॉपुलेशन डेंसिटी इतना हाई है कि दिल्ली का भी 10 गुना उसका, दिल्ली का तो मुझे लगता है कि कुछ हज़ार में है, 4,000 या 5,000 के आसपास, उसका होगा 20,000 के आसपास। एक एक बिल्डिंग में लगता है कि 500-600 आदमी रहता है, कि इतना ज़्यादा मतलब लोग भरा हुआ है।
तो दैट इज बिकॉज द पॉपुलेशन। बड़े शहर में टोक्यो वगैरह चले जाइए, टोक्यो वगैरह का मैं एक देख रहा था, उसमें रहने के लिए जो है मतलब सोने के लिए जगह खाली मिलती है, और वो मतलब दीवार में कुछ इस तरह का बना रहता है कि उसमें दीवार में ही अंदर घुस के सो जाइए, उसका मतलब चार्ज लगता है। दीवार में हॉलो स्पेस छोटे छोटे बने रहते हैं बंकर टाइप के, जैसे हम लोग सेल्फ कैसे घुसाते हैं अलमारी में, उस तरह के सेल्फ जैसे स्पेस बने रहते हैं जिसमें घुस के आदमी सो जाता है। समझ लीजिए कि एक बड़ा, जैसे हमारी दीवार है वैसे एक बड़ा सेल्फ अलमीरा बना हुआ है जिसमें छोटे छोटे सेल्फ है एक आदमी के साइज के। कभी आप मॉर्चुअरी का देखें, मुर्दा घर में लाश कैसे रखा जाता है, उसी तरह हाँ, मुर्दा का कहीं देखे होंगे इंग्लिश फिल्म वगैरह में कि एक जैसे ड्रॉअर टाइप का रहता है, उसमें लाश रखा, खींचा, निकल गया बाहर, देख लिया, फिर अंदर घुसा दिया, उसी तरह से। हाँ, तो उसी तरह से आदमी वहां सोने का उसको टोक्यो वगैरह में होता है, क्योंकि जगह नहीं है और पॉपुलेशन जो है इतनी ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन जो है उसकी हर समस्या की जड़ है पॉपुलेशन। सड़कों पर इतना ज़्यादा गाड़ियां हैं, एक्सीडेंट्स हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, क्यों? क्योंकि ज़्यादा लोग हैं। दिल्ली में कहा जाता है कि भाई गाड़ियां जो है, आप गाड़ियां लेके मत चलिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कीजिए, बस का यूज़ कीजिए, मेट्रो का यूज़ कीजिए, और नहीं तो अगर आपको वैसे जाना है तो कार पुलिंग यूज़ करिए। जो भी गाड़ी, कार है तो कार पुलिंग कीजिए, बाइक है तो बाइक पुलिंग कीजिए कि एक बाइक से दो लोग चले गए। सब लोग एक एक बाइक से जा रहा है, उससे है कि दो लोग एक बाइक पे चले गए, कार में चार लोग पांच लोग चले गए। या मेट्रो का यूज़ कीजिए, और कर भी रहे हैं लोग, मेट्रो का ये सब का तो यूज़ होता ही है, लेकिन कार का कल्चर अभी भी बहुत है कि लोग अपनी अपनी गाड़ी लेके निकल जाते हैं, उसके कारण ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पांच लोग, सोचिए कि पांच कार से चलेगा और पांच लोग एक ही कार में चलेगा तो कितना ज़्यादा स्पेस बचेगा ट्रैफिक का। दिल्ली में अकेले जो है बाकी तीनों मेट्रो से मिला के ज़्यादा गाड़ियां अकेली दिल्ली में। एक समय, मैं लगता है कि आज से 20 साल पहले का मैं पढ़ा था कि दिल्ली में उस समय जो है 40 लाख गाड़ियां थी। 40 लाख गाड़ियां, जबकि उसका पॉपुलेशन 1.25 करोड़ के ऊपर आसपास था। तो उस समय दिल्ली में 40 लाख गाड़ियां थी, जो कि बाकी तीनों मतलब मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई से मिला के, तीनों को जोड़ के उससे ज़्यादा गाड़ियां अकेले दिल्ली में। तो जब इतना ज़्यादा गाड़ियां होगी तो ट्रैफिक होगा उतना ही ज़्यादा, पॉल्यूशन होगा उतना ही ज़्यादा। और फिर वहाँ क्या है, कल्चर है कि भाई एक फैमिली है तो फैमिली में फादर अलग गाड़ी से जा रहा है, बेटा अलग गाड़ी से जा रहा है, बेटी अलग गाड़ी से जा रही है, वाइफ अलग गाड़ी से जा रही है। कई कारों का कल्चर है कि एक ही परिवार में सबका अपना अपना कार है, बिकॉज जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, तो दे कैन कीप मेनी कार्स। और कन्वीनियंट भी होता है कि भाई अब सबको एक जगह तो जाना नहीं, एक गाड़ी से कैसे होगा। फादर अपने ऑफिस जा रहा है तो अपना गाड़ी ले जा रहा है, वाइफ भी वर्किंग है तो वो अपना कहीं गाड़ी से जा रही है, बेटा बेटी को कॉलेज कहीं जाना है या वो भी वर्किंग है तो वो अपना गाड़ी से जाएगा। तो दिस इज द रीजन दैट देर आर सो मेनी व्हीकल्स इन दिल्ली। और ये मैं आपको 20 साल पहले का टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल न्यूज़ बता रहा हूँ कि 40 लाख टू व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर्स वर देयर। तो मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए। मार्केट्स में चले जाइए तो उतनी ही भीड़ है, यहाँ देख लीजिए, पटना में ही देख लीजिए, कहीं चले जाइए बिजी इलाके में इतनी ज़्यादा भीड़ है, ट्रैफिक है। और फिर जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होता है तो उसके कारण फिर क्राइम भी बढ़ जाता है, क्राइम भी बढ़ने लगता है तरह तरह का। तो पॉपुलेशन जो है और तेज़ी से बढ़ रही है हमारी पॉपुलेशन,
तो इट इज द फर्स्ट रीजन फॉर बैकवर्डनेस ऑफ आवर, चाहे बिहार की बात करें, चाहे हमारे इंडिया की बात करें, तो पॉपुलेशन इज द फर्स्ट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। हालांकि हमने पहले पढ़ा है कि पॉपुलेशन इज अ ह्यूमन रिसोर्स, तो अगर वो रिसोर्स की तरह हम यूज कर सके तब तो वो सबसे बड़ा रिसोर्स भी है, लेकिन अगर वो हम पर बर्डन हो रहा है तो हर तरह का बर्डन भी क्रिएट वही करता है। तो देखिए यहाँ यही, और मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट का भी एस्पेक्ट से समझाया था कि गवर्नमेंट में ज़्यादा बहुत एम्प्लॉय हो जाते हैं तो उनको सैलरी, उनका पेंशन देने में ही सारा पैसा चला जाता है, डेवलपमेंट काम नहीं हो। जैसे पहले जो है मैंने बताया कि प्लानिंग इकोनॉमिक प्लानिंग होती थी, और अभी भी जैसे कि बजट होता है हर साल, तो एक साल का प्लानिंग तो होता ही है। बजट क्या होता है? बजट इज द इकोनॉमिक प्लानिंग फॉर 1 ईयर, कि एक साल में सरकार क्या क्या सोचती है, किस तरह से अपने फंड्स को यूटिलाइज करने का, कितना उसका इनकम होगा और क्या उसका एक्सपेंडिचर होगा, यही बजट होता है। आने वाले साल में, हाँ, आने वाले साल में उसका कितना इनकम होने जा रहा है और कितना वो खर्च करने जा रहा है अलग अलग कोई कामों में, कोई फंड्स की स्कीम में, जो भी है, तो इसी का हिसाब किताब बजट होता है। तो बजट इज द प्लानिंग फॉर 1 ईयर। और पहले लार्ज स्केल प्लान्स बनते थे 5 ईयर्स के लिए, जिनको 5 ईयर प्लान कहते थे। तो प्लान में या बजट में जो है हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर, जो खर्च होता है वो दो तरह का होता है। बजट में जब आप देखेंगे, आपको दिखाए भी थे, बजट में जो खर्च होता है एक्सपेंडिचर, वो दो तरह का होता है। उसको बोलते हैं एक प्लान एक्सपेंडिचर, एक नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर कहते हैं कि जो हम कोई नया काम करने का सोचते हैं उस पर जो खर्च करते हैं उसको हम प्लान एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे जो भी डेवलपमेंट वर्क होता है कि रोड बनवाना है, सड़क बनवाना, नया अगर बनवाना है तो ठीक है, नया कहीं स्कूल बनवाना है, नया कॉलेज बनाना है, नया कुछ कहीं बिजली का लगाना है, जो भी कुछ नया करना, वो प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में होता है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसका मेंटेनेंस में जो खर्च होता है। जैसे पहला है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का मेंटेनेंस, यानी जो भी लोग, जितने लोग गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं उनकी सैलरी, उनका पेंशन, जो भी मतलब उसको पेमेंट करना है, ये सबसे पहले गवर्नमेंट का मेंटेनेंस हो जाता है। ठीक है, उसी तरह जितना भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क है, ये सब है, आप हर चीज़ जानते हैं कि हर चीज़ का मेंटेनेंस हमें करना पड़ता है। सड़कों का देखिए, सड़कें तुरंत डैमेज भी होने लगती है, फिर उनको रिपेयर बनाइए या रिपेयर करिए, जो भी करिए, लगातार ये काम चलता रहता है। तो ये सब मेंटेनेंस में आता है। नई सड़क नहीं बनती है, सड़क है लेकिन उसको डैमेज हो गया है तो फिर उसको ठीक करिए, नया बनाइए, उस पर जितना टूटा है या उसको जो भी रिपेयर करिए। आजकल देखिए रोड एम्बुलेंस चलता है, आजकल एक रोड एम्बुलेंस चलता है जिसका काम होता है जहाँ जहाँ गड्ढे मिले उसको ठीक करते जाना, भरते जाना, तो वो रोड का एम्बुलेंस होता है। जहाँ गड्ढा मिलेगा वहाँ उतर के, रोक के, वहाँ मिक्स करेगा, मटेरियल बनाएगा, भर के और चल देगा। अब ये मैंने देखा नहीं है एग्जैक्टली लेकिन मैंने मतलब उसको चलते हुए और उनका मतलब कल किया तो आज देख रहे हैं कि सब जगह गड्ढा भरा हुआ है, इस तरह से मतलब देखा है। अब ये नहीं देखा टाइमली कि कितना देर में वो कर देता है, लेकिन मतलब मैंने देखा है आजकल कि बहुत बार मिलता है रोड पर कि रोड एम्बुलेंस। और देखिए कि अब जो है मतलब देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ डैमेज होता है उसको भरने का काम चलता रहता है, बजाय इसके कि अब पूरा रोड फिर से बना रहे हैं। पटना में तो देखिए बहुत ज़्यादा गड्ढे होते रहते हैं और फिर उसका देख रहे हैं कि बीच में उसका रिपेयरिंग चल रहा था, अभी तो फिर फ्रेश लेयर ऊपर से सब जगह डाला गया है, फ्रेश रोड का पोर्शन ऊपर से टॉप डाला गया है बहुत जगह, लेकिन बीच में रिपेयरिंग ही चल रहा था। अभी चुनाव है तो चुनाव में लोगों को सामने दिखता है ना कि भाई क्या कर रही है सरकार, तो अभी फ्रेश लेयर डाला जा रहा है पूरा, लेकिन कुछ दिन पहले तक रिपेयरिंग चल रहा था। हम लोग उस समय ट्रैवल काफ़ी कर रहे थे तो देखते नज़र पड़ जाता था। तो रोड एम्बुलेंस का कंसेप्ट है कि जिसका जहाँ भी रोड खराब है उसको फटाफट उसको भर दिया।
तो ये सब मेंटेनेंस का काम है। जैसे मैंने बताया कि लोग काम कर रहे हैं तो उनका सैलरी, उनका मेडिकल एक्सपेंसेस, उनका पेंशन, उनका रेंट, जो भी कुछ उनको पेमेंट जाता है, तो ये सब आपको देना ही देना है हर साल। मतलब भाई सैलरी है तो हर महीने देना ही है। सैलरी या जो भी एक्सपेंसेस है, सैलरी है, पेंशन है, मेडिकल है, हाउस रेंट है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उनका तो आपको देना ही देना, फिक्स्ड है। तो वो एक आपका फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है, और उससे हमें कोई खास नया आउटपुट नहीं मिलता है, क्योंकि आप सैलरी दे रहे हैं तो जो काम चल रहा है उसी ढंग से चल रहा है। उसको देने से कोई ये तो होता नहीं कि ज़्यादा लोग काम करने लगते हैं, तो उसका आउटपुट तो हमें कुछ अलग मिलता नहीं है, लेकिन कमिटमेंट होता है कि भाई नौकरी है तो उसको देना ही है सैलरी। तो इसलिए इनको कहते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ये प्लान नहीं होता, ये तो हमारा देना ही देना है और उसका हमें कुछ मिलना नहीं है। प्लान एक्सपेंडिचर में होता है कि भाई सड़क बनाए, तो सड़क बनाए तो उससे हमें मिल, हाँ भाई नई जगह सड़क बन गई, लोग वहाँ ट्रैफिक शुरू हो गया, लोग आना जाना शुरू कर दिए, तो वो उसका आउटपुट मिलता है अलग एक्स्ट्रा। लेकिन जहाँ सड़क थी पहले से, उसको हमने रिपेयर कर दिया तो उसका कोई आउटपुट मिलता है? वो तो जैसे चल रहा था वैसे चल रहा था। हाँ, लोगों को थोड़ा आराम हो गया, गड्ढे में पटकते हुए नहीं जा रहे हैं, आराम से जा रहे हैं, लेकिन अलग से कुछ हमें उसका आउटपुट नहीं दिखेगा। जितनी गाड़ियां जा रही थी उतनी ही जाएंगी। हाँ, नया सड़क बन जाता है तो वहाँ गाड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन जहाँ सड़क थी और टूट गई है तब भी लोग मजबूरी में जाते ही हैं, और रिपेयर हो गई है तो उतने ही लोग जाते हैं। तो इसीलिए एक्सपेंडिचर जो है उसको आप ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग देखें कि दो कैटेगरी में हम बजट में पढ़ते हैं, प्लान एक्सपेंडिचर और एक नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो जो हम लोग डेवलपमेंट का काम करते हैं वो कहता है प्लान एक्सपेंडिचर, और जो रेगुलर वर्क के लिए हम लोग पेमेंट देते हैं, जैसे इंटरेस्ट देना है, जो लोन लिया हुआ है उसका इंटरेस्ट चुकाना है, तो वो भी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आता है, क्योंकि इंटरेस्ट आपने लोन लिया हुआ है तो इंटरेस्ट देना ही है उसका भी, और उससे कोई बेनिफिट तो मिलना नहीं उसको देने से। तो ये सब आता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट देखेंगे यहाँ, इंक्रीजिंग रेट ऑफ पॉपुलेशन। Population is increasing very rapidly in Bihar, because of which resources of development are exhausted in the fulfillment of their needs and requirements। कहा जा रहा है कि पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको डेवलपमेंट में यूज करने के बजाय जो सिस्टम है, जो लोग हैं, उनकी अभी की जो ज़रूरतें हैं उन्हीं को पूरा करने में वो खर्च हो जाता है, उन्हीं की ज़रूरत पूरा करने में खर्च हो जाता है। तो नया काम के लिए पैसा बचेगा ही नहीं, तो नया काम होगा कहाँ से, डेवलपमेंट कहाँ से होगा। सेकेंड पॉइंट इज लैक ऑफ इन, अच्छा ये कहना चाह रहे थे, क्या बात है रोज आपको नींद क्यों लग जा रही है? सो नहीं रहे ठीक से? सुनते सुनते नींद आ जाती है? या थोड़ा थोड़ा नोट करते रहा करिए। होता है जैसे लगातार हम ज़्यादा देर तक सुनते रहने से, इसीलिए तो हम बोलते हैं कि चलिए अब ऑनलाइन करना पड़ रहा है, तो कुछ कुछ नोट कर, हाँ नोट करते रहा करिए, उससे जो है वो लेजीनेस नहीं आता है बॉडी, नहीं तो बॉडी का टेंडेंसी है कि अगर शांति से हो जाइए तो बॉडी में लेजीनेस आने लगता है। कुछ कुछ इसलिए हाथ चलाते रहना चाहिए। पानी पीते रहा करिए 10-15 मिनट पर, पानी पीने से है। नहीं तो पानी पीजिए तो फिर अपना उसको यूरिन वगैरह नहीं आता है फिर? नहीं तो पानी पीजिए, पानी क्योंकि रेगुलर पीजिए, यूरिनेशन फिर होता है, लेकिन उससे कि आपको खैर थोड़ा थोड़ा, अच्छा ज़्यादा भी पीने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा पीजिए। ये नहीं करें कि 1 गिलास पी लीजिए आप, एक,
हाँ, आधा ग्लास 1 कप ही पीजिए, लेकिन थोड़ा पानी जब बॉडी में जाता है तो वो एक्टिवेट करता है बॉडी को। नहीं तो थोड़ा उठ के जो है हाथ पैर थोड़ा फैला लिए। ओके, सेकेंड पॉइंट इज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आपका हम भेज दिए थे रिकॉर्डिंग आपका सोने का आवाज टेलीग्राम पर भेज दिए थे रिकॉर्डिंग। हाँ, नंबर 2 इज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए फर्स्ट, देखिए अभी हम पढ़ रहे हैं द कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस। फर्स्ट हमने देखा द इंक्रीजिंग रेट ऑफ पॉपुलेशन, सेकेंड इज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। अब आपने कहा कि सर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर 2 वर्ड से बना है, इंफ्रा एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, इंफ्रा एंड स्ट्रक्चर। इंफ्रा का मतलब होता है अंडर, बिलो। इंफ्रा वर्ड जो है लैटिन मतलब टर्म है, तो इसका मतलब होता है बिलो या अंडर। और स्ट्रक्चर हो गया स्ट्रक्चर, तो कहने का मतलब है कि कोई स्ट्रक्चर जिस चीज पर टिका होता है उसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, हाँ, जैसे हम लोग फाउंडेशन वगैरह यूज करते हैं बिल्डिंग में, या पिलर्स यूज करते हैं, तो वो जो है पहले क्या है, बिल्डिंग बनता है तो पहले उसका पिलरिंग पूरा किया, फाउंडेशन के ऊपर पिलर्स उठा दिए जाते हैं, फिर उसमें फिर वॉल वगैरह बनाए जाते हैं। तो पिलर्स क्या करते हैं, उसी पर वो बिल्डिंग खड़ी होती है। तो पिलर्स जो होते हैं, फाउंडेशन और पिलर्स, बीम्स जो भी हुए, बीम्स पिलर्स, तो शुरू में जैसे हम देखते हैं जैसे कि सामने एक बिल्ड बन रहा है, कॉम्प्लेक्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो पहले क्या है, पूरे पिलर्स और बीम्स पूरे बना दिए जाते हैं, उसके बाद फिर उसमें वॉल्स फिर फिलअप किए जाते हैं। तो जो ये पिलर्स और बीम्स का जो स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्या कह रहे हैं? हम लिखा देंगे, पहले समझ लीजिए, हम लिखवा देंगे आपको। तो जैसे बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के जो पिलर्स और बीम्स और फाउंडेशन होता है, इसी पर बिल्डिंग में टिका होता है, तो इसको हम कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर पिलर कमजोर होगा तो बिल्डिंग रह पाएगा? गिर जाएगा बिल्डिंग। फाउंडेशन कमजोर होगा तो बिल्डिंग रहेगा? गिर जाएगा। या बीम कहीं से क्रैक कर जाएगा तो क्या होगा? गिर जाएगा, डैमेज हो जाएगा बिल्डिंग। ह्यूमन बॉडी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? स्केलेटन, स्केलेटन, स्केलेटन। जो हमारा स्केलेटन होता है उसी पर ना हमारी बॉडी टिकी होती है, जो हड्डियों का ढांचा होता है जिसे हम स्केलेटन कहते हैं। तो उसी तरह इकोनॉमी की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो इकोनॉमी को अगर हम एक स्ट्रक्चर मान लें, बिल्डिंग मान लें, यानी जितना भी कामकाज हो रहा है, तो वो किस चीज पर टिका हुआ है, उसके पिलर्स क्या है, किस चीज पर? तो देखिए इकोनॉमी जो है किस पर दौड़ती है? सड़कों पर। कामकाज जो भी होता है वो कैसे होता है? अगर आप सामान ढोने की बात करें, मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो ये किस पर डिपेंड करता है? रोड्स पर। अगर रोड अच्छी होगी तो गुड्स तेजी से मूव करेगा, रोड अच्छी नहीं होगी तो गुड मूव नहीं करेगा। देखिए बहुत जगह रिमोट एरिया से अमेजन ऑर्डर करते हैं, बोलता है कि सर हम डिलीवरी नहीं दे पाएंगे, आपको आना है तो आके ले लीजिए हमारे सेंटर से। वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाता क्योंकि सड़क वहां अच्छी नहीं है, वहां तक सड़क नहीं है प्रॉपर ढंग की। तो सड़क जो होती है, रोड,
तो मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल डिपेंड्स ऑन द रोड्स। अगर रोड अच्छी होगी तो देखिए, जहां रोड अच्छी है दिन भर लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और जहां रोड अच्छी नहीं टूटी हुई है वहां आपको दिन में भी ज्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा, सन्नाटा लगेगा। तो इकोनॉमी, जहां भी रोड है वहां क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज, हलचल जो है ज्यादा हो जाती है, तेज हो जाती है। रोड हो गया, रोड की जगह कहीं रेलवेज होता है, रेलवेज भी हो गया। तो जो भी तरह का मूवमेंट है, चाहे वो रोड के माध्यम से हो, रेलवेज से हो, एयर से हो, शिप से, तो ये हो गया आपका जो रोड्स, ठीक है। रोड्स, रेलवेज, एयरवेज एंड शिपिंग, ये हो गया एक तरह का मूवमेंट के लिए। दूसरा है, कोई भी काम होता है तो क्या वहां बिजली की जरूरत होती है। आज पटना शहर का बिजली काट दिया जाए तो क्या होगा, पटना शहर का बिजली काट दिया जाए तो क्या होगा, कोहराम मच जाएगा। नहीं नहीं, कटता है थोड़ा देर के लिए ना कटता है, और सब एरिया का नहीं ना कटता है, और रेसिडेंशियल एरियाज का काटा जाता है, कमर्शियल का नहीं काटा जाता है वैसे। तो पटना शहर का अगर पूरा बिजली काट दिया जाए एक दिन के लिए तो आफत आ जाएगा। इतना काम होता है हर जगह, बिजली, बिजली के बिना आज कोई काम नहीं, हर काम बिजली से। आज इतना ज़्यादा लोग बिजली पर डिपेंडेंट हो गए। अब हम अपने यहाँ बिल्डिंग की बात कह दें कि अगर बिजली कट जाए तो किचन में कोई काम नहीं होगा, कोई काम ही नहीं हो। क्यों? देखिए, पानी आता है मोटर से, मोटर चलेगा नहीं, पानी खत्म। बिना पानी आप क्या कीजिएगा, पीने का पानी नहीं रहेगा ज़्यादा देर तक, जो स्टोर होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि पीने का पानी भी सब फिल्टर से पीते हैं या मोटर से पीते हैं। खाना नहीं बनेगा, जब पानी नहीं रहेगा तो खाना नहीं बनेगा। लाइट नहीं रहेगा, अंधेरा में, उसके कारण काम नहीं होगा, खाना वाना नहीं बनेगा जहाँ खाना बनना है। कोई भी तरह का कंप्यूटर ये सब काम नहीं करेगा, कोई फैन नहीं चलेगा, गर्मी में लोग का हालत खराब। किचन में जो है पानी नहीं होगा, मिक्सी नहीं चलेगा, ठीक है, लाइट नहीं रहेगा। आप समझिए कि किसी तरह का काम नहीं होगा बिल्डिंग। तो बिकॉज वी हैव बिकम मोर एंड मोर डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी, ये तो मैंने आपको एक घर का बताया, ऐसे ही कमर्शियल तो जहां है वहां तो सब काम बिजली से ही हो रहा है। आज के डेट में सारी मशीनें बिजली पे चलती हैं, लाइट हो, पंखे हो, कूलर्स हो, एसी हो, मशीन्स हो, जितना भी चीज़ है सब क्या है, बिजली पे चल रहा है। बिजली नहीं होगी तो काम रुक जाएगा, सारा काम धीमा पड़ जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी या पावर, ये भी आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इसी पर हमारा इकोनॉमी यानी कामकाज टिका हुआ है। तो ये हो गए सबसे पहले सड़कें, बिजली, पानी। अब जितना भी एग्रीकल्चर है किस चीज़ पर डिपेंडेंट है, पानी, वाटर। वाटर नहीं होगा तो इरिगेशन हो सकता है, ये एग्रीकल्चर हो सकता है, नहीं होगा। वाटर तो आपको चाहिए ही, कम चाहिए ज़्यादा चाहिए, लेकिन वाटर तो चाहिए ही। कोई फसल बिना वाटर के ग्रो नहीं करता है। अब वो वाटर चाहे आपको बारिश से मिल जाए या आपको आर्टिफिशियली मोटर पंप से देना पड़े, लेकिन पानी तो चाहिए। तो वाटर फॉर इरिगेशन। अब वाटर कैसे पहुंचेगा, तो कैनाल होंगे, डैम होंगे, पॉन्ड्स होंगे, तालाब होंगे, ये सब होंगे, ट्यूबवेल्स होंगे, तब ना पानी उससे पहुंचेगा, मिलेगा। तो दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसकी कमी है।
अभी देख रहे हैं आपको, तो हम 2-3 दिन से यही बता रहे हैं कि बिजली की भारी कमी है बिहार में, जिसके कारण कि हम लोग इतनी परेशानी झेल रहे हैं। इतनी गर्मी है और उसमें बिजली भी कट जा रही है, लोग परेशान हैं। अभी मैं आपको बताऊं मैडम का स्टेटमेंट, कि मैडम सुबह स्कूल जा रही थी, उनको अभी 6 बजे पहुंचना रहता है स्कूल, यहाँ से 4 बजे निकल जाती हैं पटना से। 4 बजे सुबह? हाँ, तो जब वो स्कूल जा रही होती हैं, क्योंकि स्कूल में 6 बजे पहुंचे रहना होता है, तो वहाँ भी उनको क्या है कि 3 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है गाँव में। तो कहती हैं कि हम लोग जा रहे होते हैं तो गांव वाला सब सोया ही रहता है बाहर सड़क वड़क पर बिछा के, बोलता है कि अरे हम लोग सो ही रहे, मैडम लोग आ भी गए स्कूल में। तो मैडम कितना बजे पहुंच जाती हैं? 6 बजे बोले तो। वो 4 बजे निकल जाती हैं यहाँ से? हाँ, 2 घंटा में पहुंच जाती हैं? हाँ हाँ, कार से पहुंच जाती। तो देखिए अब क्या है कि लोग जो है कह रहे हैं कि हम लोग, तो लोग भी बात करते हैं मैडम से, बोलते हैं कि मैडम क्या करें, नींद नहीं आया, सोए नहीं, बिजली रहता नहीं है, लाइट रहता नहीं है, गर्मी भी इतनी है, सब रोड ही पर सोया रहता है बाहर बिछा के, क्या के घर में सोने का, गर्मी में इतने वो है, तो लोग सब सड़क पर ही बिछा के सोया रहता है गाँव। तो ये लोग कहते हैं कि जब हम लोग जा रहे होते हैं तो ये लोग सब अपना बिस्तर उस्तर समेट रहा होता है, अभी भी सोया ही रहता है लोग। तो लोग परेशान है, क्या करेगा, बिजली नहीं है, गर्मी इतनी ज़्यादा है, सो नहीं पाता है, जब रेस्ट नहीं करेगा तो काम कहाँ से करेगा। अभी देखिए कल हमारे एक रेंटर गया है बेचारा एसी खरीदने, टॉप फ्लोर पर लिया है, उसको गर्मी से हालत ख़राब है तो कह रहा है कि सर एसी लगा, हमको लगा लो भाई, क्या करोगे, गर्मी है तो क्या करोगे, और ऊपर से टॉप फ्लोर तो बेचारा और ज़्यादा परेशान होता है गर्मी। नहीं, क्लास चलता था वो तो, वो नहीं, उसके उधर जो था दूसरी तरफ, उसमें भी रेंटर रह रहा है, क्लास वाले में भी लगा दिए हैं, आ गया था। तो कहने का मतलब है कि अब देखिए गर्मी इतनी है, बिजली अब सरकार को अच्छा लग रहा है, देखिए लाइट इतनी कट रही है, बहुत टाइट मैनेजमेंट हो रहा है, 24 घंटा मैनेजमेंट हो रहा है, तुरंत फ़ोन जाता है, तुरंत आदमी काम पर लगता है, लेकिन उसके बावजूद इतना ज़्यादा डिमांड है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी जो पोल्स हैं, जो उसमें वायर्स हैं, वो उतने बढ़िया क्वालिटी, जितना, देखिए होता क्या है, बात आता है यहाँ जैसे सड़कें हैं, क्या सड़कें अच्छी नहीं बनती हैं पटना में, अच्छी बनती हैं, लेकिन उन पर लोड इतना ज़्यादा है कि टूट जा, इतना भारी भारी गाड़ी चल रहा है। देखिए यहाँ निशाबाद आके आप, सुबह हम 3 बजे जाते हैं यहाँ से छोड़ने, 3:30-4 बजे, तब भी लाइन लगा रहता है बड़े बड़े ट्रकों का। अभी हम जा रहे थे वहाँ पर, छोड़ते हैं एम्स एलिवेटेड जहाँ से शुरू होता है और दानापुर के पहले, और वहाँ से कार से लोग जाते, तो वहाँ पर मुड़ रहे थे जो ये वाले रोड से फुलवारी, वहाँ पर इतना बड़ा ट्रक वो भी आ रहा था, तो वो भी रुक गया, हम भी रुक गए, फिर वो हम कहे जाओ तुम आगे बढ़ो, उसको बढ़ने दिए, इतना बड़ा ट्रक था, और बिल्कुल शार्प टर्न है 90 डिग्री का वहाँ पर, जो दानापुर साइड से आके इधर मुड़ जाता है एम्स वाले रोड में। तो समझिए कि 3 बजे 4 बजे इतना ट्रैफिक है, गाड़ी लगातार और हाई स्पीड में तेज और चलता है, रात में और तेज, वो लोग भी सोचता है कि जल्दी से पार कर जाए शहर, तो तेज चलाता है। इतने बड़े बड़े ट्रक चल रहे हैं दिन रात, तो रोड कहाँ से उतना टिक पाएगा। रोड बनता है लेकिन अब वो बना देते हैं नॉर्मल गाड़ियों के हिसाब से, इतना ज़्यादा दिन ब दिन लोड बढ़, आजकल तो और इतना बढ़ रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों का देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े कंटेनर वाले ट्रक्स चलते हैं कि डर लग जाता है देख के। और यहाँ तो हमारा चाहे इधर से जाइए या बाईपास पर जाइए या उधर पहाड़ी चले जाइए, इन्हीं सब का खाली इतना बड़ा बड़ा ट्रक्स है, तो अब इतनी भारी भारी ट्रक्स जो है चलेंगी, तो नेचुरल है कि रोड टूट जाएगा, डैमेज हो जाएगा। और गांव की सड़क है, एक बार बन जाती है तो बहुत साल तक फर्स्ट क्लास रहती है, क्योंकि गांव में अभी उतना ट्रैफिक नहीं है भारी गाड़ियों का, ट्रैफिक ही बहुत कम रहता है, वो तो हम लोग जाना कहीं कहीं शॉर्टकट निकलना शुरू कर देते, नहीं तो गांव कौन ज़्यादा जाता है,
गांव जो है गाड़ियां तो ज़्यादा जाती नहीं हैं, लेकिन हाँ लोग कुछ कुछ जो है अपना देखते हैं कि नहीं चलो खाली रोड रहता है तो हम लोग भी इसी तरह का रूट यूज़ करते हैं, या मैडम लोग भी जाती हैं तो ऐसे ही मेन हाईवे के छोड़ के गांव वाले रूट से जाती हैं लोग, क्योंकि उसमें ट्रैफिक नहीं रहता है। तो गांव की सड़क काफ़ी समय तक ठीक ठाक रहती है, फर्स्ट क्लास। आप देखिए पटना से बेहतर आज हर गांव की सड़क है, जो जितना मैंने देखा है। गांव की सड़कें आज पटना शहर वगैरह से अच्छी हैं, क्योंकि बन जाती है एक बार तो फर्स्ट क्लास रहती है, मेंटेन रहती है, क्योंकि डैमेज नहीं होती है। गांव के सड़कों पर एक ही दिक्कत है कि स्पीड ब्रेकर बहुत बना देता है, बहुत बड़ा हेडेक। इतना स्पीड ब्रेकर बना देता है, क्या बेवकूफ़ी है, लोगों को डर लगता है। एक्चुअली उनका भी जेन्युइन है, वो लोग घर के सामने ही सड़क रहता है, बच्चे जो सब सड़क ही पर खेलते रहते हैं, तो उनका भी मजबूरी हो जाता है कि भाई तेज़ गाड़ी आएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए वो लोग स्पीड ब्रेकर बना देता है। हम अपने गांव जाते हैं तो इरिटेट हो जाते हैं, मतलब लगता है कि हर 10 कदम पर स्पीड ब्रेकर बनाए रहता है। तो गाड़ी इतना बम्प करती है, उछलती है जहाँ, और ऊंचे बनाएगा भी तो उस ढंग से नहीं ना बनाता है, वो तो ईंट लगा देगा और उस पर चूना वो सीमेंट डाल देगा, या पोल गिरा देगा। पोल भी गिरा हुआ देखे हैं, हाँ हाँ देखे हैं, पोल गिरा हुआ, पोल गिरा देगा, मजबूत होता है कंक्रीट का। या तो कहने का मतलब है कि जो है सड़कें, बिजली और सड़कें हो गया, तो सड़क हो गया, पुल हो गया। आप देखिए आजकल फ्लाईओवर का कंसेप्ट, हर जगह फ्लाईओवर बन रहा है ताकि ट्रैफिक इजीली वहाँ जाम न लगे, जाम न लगे इसके लिए ओवर ब्रिज, फ्लाईओवर्स ये सब बनाए जा रहे हैं। तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो था एक समय, देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इंफ्रास्ट्रक्चर आप समझ गए, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो गया जो है सड़कें हो गई, रेलवेज हो गया, एयरवेज एयरपोर्ट्स ये सब हो गए, या अगर कोस्टल एरिया है तो वहाँ शिपिंग हो गया, फिर बिजली हो गया, ठीक है, फिर गैस का सप्लाई जो एलपीजी गैस वगैरह हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, अगर शहर है तो वाटर सप्लाई, गांव क्षेत्र है तो वहाँ इरिगेशन वाटर हो गया, वाटर सप्लाई हो गया। देन आज के डेट में इंटरनेट, ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट हो चुका है, इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क, क्योंकि कामकाज इन्हीं पर डिपेंडेंट होता है। अब मोबाइल नेटवर्क बंद हो जाए तो सोचिए कि क्या होगा। मोबाइल नेटवर्क, मोबाइल का सारा एक दिन के लिए बंद कर दिया जाए, देखिए कोई काम नहीं, क्योंकि आजकल हर काम हमारा नेटवर्क से, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। आज मोबाइल में रिचार्ज या डेटा नहीं रहता तो लगता है कि कुछ सब कुछ रुक गया है। आपको फील होता है ऐसा? हमको तो होता है। कुछ आप देख नहीं सकते हैं, कोई सर्च नहीं कर सकते हैं, कोई जानकारी नहीं ले सकते हैं। आज तो मोबाइल भी एक बहुत बड़ा लर्निंग रिसोर्स बन चुका है हमारे लिए, तो है कम से कम मोबाइल, टैब, कंप्यूटर जो भी है। तो दीज आर ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले टेलीफोन नेटवर्क होता था, अब मोबाइल नेटवर्क है। तो इकोनॉमी जिन चीज़ों पर डिपेंड करती है, जिन चीज़ों पर, अगर इकोनॉमी को हम एक बिल्डिंग मान ले तो वो बिल्डिंग जिन पिलर्स पे खड़ी होती है, तो उस पिलर्स पे सबसे पहले आते हैं रोड्स, रोड, रेलवेज, एयरवेज, शिपिंग। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी, सड़क, बिजली, पानी, कहते हैं सड़क, बिजली, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, देन वाटर। उसके बाद फिर आएगा स्कूल्स, नहीं लिखाएंगे, लिखाएंगे आपको, अभी घबराए नहीं, सबका डिटेल स्टडी आएगा, अभी आपको बस समझना है। तो नोट कर लीजिएगा, वीडियो जब देखिएगा दोबारा तो उसको लिख लीजिएगा। तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का आइडिया हो गया होगा। सो देखिए लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी स्टेट और कंट्री।
बट बिहार इज बैकवर्ड इन दिस स्टेट। अच्छा देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की ये बात आ रही है तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हम लोग ही रह रहे थे वहाँ, कुछ दिन हमें भी रहना पड़ा सरैया ब्लॉक में जो है। तो कुछ और लोग वहाँ रहते हैं। सरैया जो है वो टाउन जैसा, बाजार जैसा इलाका है, लगता है पटना ही जैसा लगता है, टाउन जैसा थोड़ा सा एरिया है, 1 किलोमीटर का लगभग। तो वहाँ पर पूरा मार्केट्स हैं, ये सब हैं। तो वहाँ पर, और उसके बाद हट जाइए तो फिर रूरल एरिया शुरू हो जाता है। सरैया में हम पूरा खोज लिए, पेप्सोडेंट टूथपेस्ट हमको नहीं मिला जब रह रहे थे हम। हाँ हाँ, सरैया, सराय नहीं, सराय नहीं, सरैया बोलते हैं, सराय अलग है। सरैया में जो है हम उस समय रह रहे थे, हम खुद जहाँ रह रहे थे वहाँ से 6 किलोमीटर आए थे टाउन, ठीक है। तो सरैया में जो है, समझिए आपको देखने से लगेगा पटना जैसा, फर्स्ट क्लास रेस्टोरेंट ये सब सब है, ठीक है, मार्केट है फर्स्ट क्लास। उसमें हमको गए, हम सोचे पेप्सोडेंट हम लोग यूज़ करते हैं, तो क्या है कि पेप्सोडेंट ख़त्म हो गया, खोजने पेप्सोडेंट टूथपेस्ट मिला ही नहीं हमको, पूरा सरैया खोज ली। पेप्सोडेंट ठीक है, सब में जो है सबसे मतलब ठीक है, पेप्सोडेंट ठीक। कोलगेट भी सही है, कोलगेट भी सही है, ऐसा नहीं है कोलगेट भी सही नहीं है, कोलगेट भी सही है। अब कोलगेट क्या है ना कि देखिए ऐड करता है, बात क्या है कि कोलगेट क्या है कि आजकल कमर्शियल प्रोडक्ट ज़्यादा करने लग गया है, जो देखने में सुंदर हो, अट्रैक्टिव हो, सेल हो ज़्यादा, बच्चों को अट्रैक्ट करे, तो कलर तरह तरह का निकालेगा, वो सब है। ये है कि सिंपल एंड इफेक्टिव है पेप्सोडेंट जो है। और पेप्सोड नहीं, सब अब तो यूएस कंपनी है, लेकिन अब सब तो यही बनता है, मतलब थोड़े वो तो फ्रेंचाइजी खाली नाम होता है बस जो है, बाकी सब यही हिंदुस्तान यूनिट। देखिए वही कंपनी कोलगेट भी बना रही है, वही कंपनी पेप्सोडेंट भी बना रही है, ये ऐसा नहीं कि अलग अलग कंपनी बना रही है। हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है उसी का है सब प्रोडक्ट। हालांकि देखिए पहले जो था कोलगेट, वो बनाती थी यूएस की कंपनी, जो ओरिजिनल कंपनी थी प्रॉक्टर एंड गैम्बल, वो कोलगेट बनाती थी। तो ये पेप्सोडेंट भी उसी का ब्रांड था और कोलगेट भी उसी का ब्रांड था। लेकिन अब सब इन सब को ब्रांड का जो यहाँ का लाइसेंस है वो खरीद लिया है हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL, और लगभग सारे पेस्ट वही बनाती है लगभग। वो अब जैसा ब्रांड है उसका उस हिसाब से चीज़ बनता है, बस ये। हाँ, तो उसमें कोलगेट का भी ठीक रहता है, जैसे सिंपल वाला कोलगेट है जो यूज़ करते हैं तो वो ठीक है, या मैक्स फ्रेश वगैरह भी अच्छा है, लेकिन हम लोग को ये ठीक लगता है सिंपल। अब तो हम पाउडर यूज़ करते हैं, एक पाउडर बहुत अच्छा पता चला, टूथ पाउडर है होम्योपैथिक, वही यूज़ करते हैं, बहुत बढ़िया है। तो उससे वो दांतों को भी जो है और मजबूत करता है और ये करता है। हम तो सोचते कि याद आ गया बचपन का, जब कोलगेट का टूथ पाउडर हम लोग यूज़ करते थे, तो लगभग वही टेस्ट है, वही उसी तरह लगता है, और ये लेकिन दांतों को काफ़ी इफेक्टिव बनाता है। तो खैर चलिए। सो हाँ, मैं बता रहा था कि जैसे सरैया एरिया है, अब वहाँ जो टीचर कुछ रह रहे हैं, हम लोग तो चले आए, लेकिन यही अनीसाबाद के ही एक और है टीचर जो वहाँ ही वही रहते हैं, क्योंकि उनका वो बच्चा वगैरह फैमिली भी है, तो वही उनको रखना मजबूरी पड़ता है, वहीं रहते हैं वो सरैया टाउन एरिया में ही। वो यहाँ से जैसे बताया आपको कोलगेट मैक्स फ्रेश, उनको टूथपेस्ट चाहिए था, तो यहाँ मैडम से बोले कि मैडम ला दीजिएगा, नहीं मिल रहा है। बॉर्नविटा का पाउच वहाँ नहीं मिलता है, जो पैकेट में आता है, ½ KG पाउच में आता है, बॉर्नविटा नहीं मिलता है, ठीक है। हम कॉफ़ी ब्रू खोजते रह गए, कहीं नहीं मिला, खाली नेस्कैफे नेस्कैफे नेस्कैफे। हाँ नहीं मिलता, हर जगह नहीं मिलता है, बोले हम कि नहीं मिलता है। तो बोले आपको, मैं अपना बताया कि पेप्सोडेंट हमको नहीं मिला था, यही लोग जो है तो बारबन बिस्किट है, ये सब चीज़ें नहीं मिलता है, मतलब बहुत लिमिटेड चीज़ें मिलती हैं। सोचिए कि जबकि देखने में आपको लगेगा पटना जैसा बिल्कुल डेवलप,
लेकिन उसके बावजूद ये हाल है कि बहुत लिमिटेड सामान, क्योंकि आसपास के लोग जो है रहने वाले रूरल एरियाज के, उनका लिमिटेड डिमांड होता है ये चीज़, बस यही चीज़। पेस्ट का मतलब जानते हैं, कोलगेट या क्लोजअप, बस यही दो बिकता है, कोलगेट या क्लोजअप। तो ये है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हम लोग को छोटी छोटी चीज लाने के लिए जो है जाना पड़ता था दूर, नहीं तो देखिए होता क्या है, हम लोग जहाँ रह रहे थे तो वहाँ पर भी छोटी छोटी दुकानें थी झोपड़ी टाइप की, उसमें सब रखता था डुप्लीकेट सामान, ठीक है। तो जो चीज़ हम, जो ब्रांड या जो चीज़ खोजते हैं वो नहीं मिलता है, तो मजबूरी हो जाता था वो लेना, क्योंकि अब आपको तुरंत चाहिए, तो जाने का साधन भी अब तुरंत कहीं दूर जाइए, वहाँ ऑटो ऑटो तो चलता नहीं रहता है कि आप कहीं बैठ के चले गए, गांव एरिया है तो दूर मिलता है, तो उसमें क्या है कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं मिलता है, फिर आपको जो मिल रहा है उसी से, और फिर वहाँ सब स्टैंडर्ड चीज़ें मिलती हैं, क्वालिटी जैसे बताया कि अभी टीचर लोग हैं, अब यहाँ से उनको बोलते रहें कि मैडम ये ला दीजिएगा, वो ला दीजिएगा, यहाँ नहीं मिलता है। तो दिस इज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आपको अच्छी दुकानें हैं, मार्केट्स हैं, स्कूल्स हैं। अब रहने के लिए जब लोग लेते हैं तो कहाँ रहना चाहते हैं, वो देखते हैं कि जहाँ मार्केट वगैरह हो, हॉस्पिटल हो, आसपास डॉक्टर वगैरह हो, स्कूल वगैरह हो, यही सब ना देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो जैसे अगर हम यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं इकोनॉमिक एसेंस में, तो इकोनॉमिक एसेंस में आपको बोले कि रोड, सड़क जहाँ देखिए अच्छी होगी तो वहाँ हर चीज़ आपको शुरू हो जाएगी, वहाँ दुकानें बन जाएंगी, मार्केट बन जाएगा, तरह तरह का, फिर डॉक्टर भी बैठ जाएगा, ठीक है, फिर दवा दुकान भी हो जाएगी, सब चीज़ वहाँ आपको, होटल, दवा दुकान, डॉक्टर, जनरल स्टोर, ये सब सब हो जाएगा। तो रोड हो, रेलवेज हो, एयरवेज हो, फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड मतलब पावर, उसमें आपका पेट्रोल ऑयल का भी देखिए। अब ये जो बताया आपको कि ये लोग गांव वाले रूट से जाते हैं तो उसमें एक भी पेट्रोल पंप नहीं पड़ता है, पूरे 60-70 किलोमीटर में एक भी पेट्रोल पंप नहीं मिलता है, क्योंकि गांव वाला रूट पकड़े रहते हैं लोग, हाईवे से हाईवे से नहीं जाते हैं। तो अगर इनको पेट्रोल लेना होता है कभी, तो हाईवे बाद फिर दूसरा ही रूट हो जाता है पूरा, वो दूसरे रूट से आना पड़ता है। जिस रूट से हम लोग जाते थे उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि रोड तो है लेकिन उसमें ट्रैफिक है, बाज़ार वगैरह भी पड़ जाता है, तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, दूसरा ट्रैफिक, गाड़ियाँ भी ज़्यादा चलती हैं। तो ये सब जैसे पेट्रोल पंप, ये सब भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट आते हैं। आप देखिए कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, हर जगह पेट्रोल पंप खुलने लगे हैं, हर जगह पेट्रोल पंप खुलने लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल, पेट्रोलियम, ठीक है, उसके बाद जो है कि जैसे कि अब ये सब हो गया, शॉप्स हो गए, मार्केट्स हो गए, इंटरनेट फैसिलिटी हो गया, ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में आती, क्योंकि ये जितना ज़्यादा होंगे, अब हम लोग वहाँ उस समय रह रहे थे, कोई काम पड़ता था, उस समय शुरू में काम हो रहा था बहुत सारा, शुरू में ज्वाइनिंग के समय, अब एक ही कैफ़े था जहाँ सारा काम, अब सब लोग वहीं भीड़, एक ही साइबर कैफ़े है, वहीं सारा काम, आधार अपडेट या जो भी कुछ ऑनलाइन करना है वहीं से होगा। तो ये सब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट हो जाता है। आपको पता चलता है छोटा छोटा चीज के लिए आपको खोजना पड़ जाता है, आपको मिलता नहीं। वहाँ जो है एक पूछे टीचर कि यहाँ मतलब स्कूल, टाउन एरिया नहीं था, गांव एरिया था, लेकिन स्कूल के पास बाजार एरिया था, जैसे कैसे होता है बाजार होता है, ठीक ठाक बाजार था छोटा सा। तो वहाँ पूछे कि सर यहाँ खाने वाने की व्यवस्था होगा, बोले कि मटन वटन मिल जाएगा खाने के लिए, बाकी शाकाहारी खोजिएगा तो उसके लिए आपको यहाँ से सरैया जाना पड़ेगा, 10-15 किलोमीटर दूर यहाँ से।
15 किलोमीटर तक खाने का कोई जुगाड़ नहीं। हाँ, आपको चाउमीन फाउमीन खाना चाहेंगे या मटन खाना चाहेंगे वो मिल जाएगा यहाँ बाजार, लेकिन आप रेगुलर शाकाहारी खाना खोजिएगा तो उसके लिए आपको 15-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। यहाँ खाने का कुछ नहीं। तो सोचिए अब एक आदमी वहाँ कैसे रहेगा, कैसे कामकाज करेगा। आपको बोले कि सिग्नल नहीं आता था मोबाइल का, लीजिए अब सिग्नल नहीं आता है, स्कूल में सिग्नल ही नहीं आता है। एयरटेल का थोड़ा सा सिग्नल खाली चलता है कहीं कहीं किसी किसी क्लासरूम में। तो एक क्लासरूम है जहाँ पर एक मतलब रूम है जहाँ पर कि इंटरनेट का सिग्नल थोड़ा सा आता है, मतलब 4 टावर में 2 टावर, तो वहाँ पर कंप्यूटर रूम बना दिया गया है। तो वहाँ ये लोग मोबाइल से किसी तरह नेट से काम चलाते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम है। इतना आज सब काम ऑनलाइन हो गया और नेट का कुछ वहाँ है ही नहीं। हमसे कह रहे थे कि सर आप कुछ करवा दीजिए, हम कैसे करवा दें, आप लोग का ऑफिशियल ये है तो हम उसमें ऐसे थोड़े करवा देंगे, सरकार जो कहेगा वही ना कराना पड़ेगा। तो अब ये लोग का हर काम जो है नेट से है, नेटवर्क ही नहीं रहता है। हम परेशान होकर बता ही रहे थे आपको कि मेरा जहाँ वहाँ रहते थे तो वहाँ एयरटेल का सिग्नल थोड़ा सा आता था, और ये घर आती थी तो वहाँ एयरटेल का आता ही नहीं था सिग्नल। ठीक है, न एयरटेल आता था न जियो, वहाँ खाली वोडाफोन का सिग्नल ठीक से आता था। तो इतनी परेशानी थी कि भाई सिग्नल मोबाइल नेटवर्क नहीं है। जहाँ उधर जियो का पट शहर में खूब अच्छे से चलता है, जियो का बाहर नहीं चलता है जियो का नेटवर्क ठीक से। तो जियो का नेटवर्क ही नहीं, कहीं पता चला पेट्रोल पंप पे बहुत बार मैंने प्रॉब्लम्स फेस किया है। पेट्रोल पंप पर रुके हुए पेट्रोल लेने के लिए, अब पेमेंट करने के लिए मोबाइल से खोज रहे हैं तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा, तो मोबाइल से पेमेंट कैसे होगा। कैश पेमेंट कीजिए, एटीएम कम मिलता है। एटीएम नेटवर्क भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होता है। एटीएम पैसा निकालने जाइए, पता चला है 2 ही 3 एटीएम है, उसमें खराब है तो लीजिए अब पैसा नहीं। तो ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, क्योंकि इन्हीं पर कामकाज डिपेंड करता है। इनके होने से कामकाज अच्छे से चलता है, इनके नहीं होने से कामकाज नहीं हो पाएगा। आज देखिए हर जगह जो है ये सब आधार सेंटर, साइबर कैफे सब खुल गया, हर तरह का काम ये लोग करते हैं। तो दिस इज इंफ्रा। अब आज के डेट में हम कहें और पटना शहर की बात करें तो ठीक है, पटना तो राजधानी है, बट पूरे बिहार को पटना से तो नहीं नाप सकते हैं। तो आज भी हालांकि काफ़ी हुआ है, गांव में भी देख रहे हैं कि हर जगह लोग छोटा छोटा दुकान लेके अपना प्रिंटिंग है, मोबाइल ऑनलाइन का काम है, ये सब लोग कर रहा है, चल रहा है काम। तो हो रहा है डेवलपमेंट तेजी से। तो दिस इज इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए infrastructure is very important for development of any state or country, but Bihar is backward in this state. There is lack of road, electricity and irrigation facility. There is less availability of education and health facility. हाँ, हॉस्पिटल्स वगैरह भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं, हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, मेडिसिन सेंटर, मेडिकल शॉप्स हैं या मेडिसिन शॉप हैं, ये सब भी आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। देखिए देयर इज लेस अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज, बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो बिहार इज बैकवर्ड। तो ये सब कारण से भी कहा जा रहा है कि बिहार पिछड़ा हुआ है। लेकिन आज जो है ऐसा नहीं है, काफ़ी बदलाव हुआ है, हर जगह डॉक्टर कमोबेश बैठने लगे हैं और दवा दुकानें तो सब जगह हैं लगभग। तो काफ़ी हो रहा है, ऐसा नहीं है, डेवलपमेंट हो रहा है काफ़ी तेज़ी से, मैं देख रहा हूँ। नंबर 3, अब जैसे कि पटना में अटल पथ और ये सब गंगा पथ ये सब बन गया, तो कल्पना भी नहीं किया जा सकता था कि इस तरह का रोड नेटवर्क या इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्लाईओवर्स और मेट्रो ये सब पटना बिहार में संभव होगा। और मेट्रो तो अभी भी हमारे लिए विश्वास नहीं, हालांकि देख रहे हैं रोज पुल बन रहा है, आधा रेडी हो गया है, लेकिन फिर भी अभी भी ऐसा मन में विश्वास नहीं होता है कि पटना में मेट्रो चलेगा। बट इट इज गोइंग ऑन। तो डेवलपमेंट हो रहा है, नो डाउट, इट इज गोइंग ऑन रैपिडली।
पटना जाइए तो कुछ दिन नहीं जाइए, शहर निकलिए नहीं और फिर निकलिए तो देखिए पहचान में नहीं आता है, रंग रूप बदल जाता है शहर का 3-4 दिन 5 दिन। सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज डेवलपिंग। रोड्स पर देखिए सबसे ज़्यादा मैंने आपको कहा अभी कि रोड बन रही हैं और बिल्डिंगें बन रही हैं। अभी इकोनॉमी में दो ही काम हो रहे हैं ज़्यादा, रोडें बन रही हैं और बिल्डिंग्स बन रही हैं। देखिए नया नया बिल्डिंग बन के खड़ा है, तैयार है। यहाँ अनिसाबाद मोड़ पर देखिए विशाल एकदम बिल्डिंग बन गया है, 10 मंजिला है कि क्या है। और क्या कर, अभी तो हमारे सामने ही अब कल से कुछ शुरू किया, बना दिया, पता नहीं क्या, समझ में नहीं आ रहा है। घेर घार के प्लस वो जो शीट्स होते हैं मेटल शीट से घेर के क्या बना रहा है पता नहीं, कल से शुरू किए हुए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलपमेंट हो रहा है, रोड्स बन रही हैं, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स देखिए पटना एयरपोर्ट आज काफ़ी डेवलप हो गया है। एक समय था कि पटना से एक ही 2 फ्लाइट जाती थी दिन भर में। हैं एयरपोर्ट पटना का डेवलप हो गया का मतलब देखिए, हाँ एयरपोर्ट का मतलब वो लुक वाइज नहीं डेवलप हुआ है, लुक वाइज बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया है, लेकिन उस जो नंबर ऑफ फ्लाइट्स जो ऑपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। पटना से फ्लाइट्स बहुत ज़्यादा आने जाने लग गई हैं, लेकिन फैसिलिटी जैसे हाँ फ्लाइट्स का बढ़ गया है, लोग यूज़ बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, लोग आने जाने लगे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन एयरपोर्ट को वैसे बहुत डेवलप नहीं किया है, जैसा था वैसा ही है लगभग। एयरपोर्ट का बिल्डिंग ये सब बहुत डेवलप नहीं किया है, लेकिन हाँ नंबर ऑफ फ्लाइट्स जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। जो पहले दिन भर में एक ही 2 फ्लाइट होती थी, पटना से मुश्किल से दिल्ली है, एक कलकत्ता या एक आध रांची का फ्लाइट यही होता था, ज़्यादा नहीं होता था। और आज देखिए कि आज लगभग हर बड़े शहर के लिए पटना से लगभग फ्लाइट जा रही है, मेट्रोज के लिए जा रही है, और दिल्ली के लिए कई फ्लाइट्स दिन में ऑपरेट, मतलब अब ये मैं देख रहा हूँ कि हर हर मिनट 2 मिनट पर फ्लाइट एक आती जाती मुझे आकाश, क्योंकि यहाँ बगल में ही है तो हम लोग को फ्लाइट आकाश में दिख जाता है आते जाते हुए। तो एक समय था कि जब मैं दिल्ली में रहता था, आज से 15 साल पहले की बता रहा हूँ मैं आपको, 15 से 20 साल पहले की बात। उस समय का मेरा ऑब्जर्व था कि हर मिनट में एक फ्लाइट लैंड करता था और एक फ्लाइट उड़ता था। दिल्ली का जो मेरा टाइम से मिलाया हुआ था, हर मिनट में एक फ्लाइट उतरता था और एक फ्लाइट टेक ऑफ करता था। तो आज पटना में भी लगभग उसी तरह का हम देख रहे हैं कि फ्लाइट आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, लगभग लगातार काफ़ी फ्लाइटें हो गई है पटना में भी। दिल्ली में तो ऐसा था कि लाइन से 2-3 फ्लाइट हवा में दिख जाता था, एक नज़दीक आ गया है, एक उसके पीछे दिख रहा है दूर से, एक उसके और पीछे दूर दिख रहा है, जो कि 2-2 3-3 मिनट के फासले पर होते थे एक दूसरे से। एक उतर गया, आगे बढ़ गया, फिर दूसरा उतरेगा, थोड़ा फिर तीसरा उतरेगा, और उधर से टेक ऑफ करने वाले भी टेक ऑफ एक किया, फिर 2 मिनट बाद दूसरा किया, फिर तीसरा किया, ऐसे लगातार टेक ऑफ और लैंडिंग होता रहता था। पटना में भी आज एयरपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशन बढ़ गया है फ्लाइट्स का। तो ये सब डेवलपमेंट हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी देखिए आज काफ़ी डेवलप हो गई थी, अभी थोड़ा मेट्रो के काम से थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, लेकिन मेट्रो का काम शुरू होने के पहले काफ़ी अच्छी थी पोजीशन। हम तो देख रहे थे 24-24 घंटा भी हम देखे हैं पटना में लाइट रह रही थी बिना कटे हुए। इधर कटना शुरू हुआ है जब से बीच में गवर्नमेंट चेंज हुई, आरजेडी की हुई, तब फिर कुछ हुई, तो इधर से लाइट, नहीं तो उधर बहुत अच्छी कंडीशन थी। बिहार में इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे सप्लाई थी बिल्कुल बिना कट के। और अभी लोग परेशान हो गए हैं, इन्वर्टर वगैरह नहीं यूज़ कर रहे थे क्योंकि लाइट नहीं कटती थी, अभी जो है लाइट इतनी कट रही है कि परेशान हो गए। देन एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़, देखिए एजुकेशन की बात करें तो आपको हम चर्चा कर ही चुके हैं कि एजुकेशन के फील्ड काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट अभी हुआ है। स्कूल्स जो हैं काफ़ी बन गए थे, बिल्डिंग पहले ही उनमें ऑपरेट नहीं कर रहे थे, स्कूल काम नहीं कर रहे थे, टीचर्स नहीं रहते थे, अब टीचर्स की भी अपॉइंटमेंट हो गया, बच्चों को फंड जा रहा है, कामकाज हो रहा है, स्कूल का बहुत टाइट मॉनिटरिंग हो रहा है, आपको मैंने सब कई दिन बताया ही है। तो एजुकेशन में काफ़ी डेवलपमेंट अभी हुआ है, कर रही है सरकार बहुत एक्टिवली। और हेल्थ फैसिलिटी देखिए, आप अभी आपको देखिए मिल गया, नोट्स में ही लिखा हुआ है, शिकायत है लिखा हुआ कि देयर इज़ लेस अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी।
और आज जो है मैंने आपको कहा कि बिहार गवर्नमेंट का इन्हीं दो मुद्दों पे सबसे ज़्यादा फोकस है, एजुकेशन पर, हेल्थ पर। देखिए एजुकेशन पर के पाठक जी को दिया हुआ है कमान, पूरा तेज़ी से एकदम क्रांति लाए हुए हैं एजुकेशन के फील्ड में। और दूसरी तरफ जो है हेल्थ मिनिस्ट्री जो है उसमें बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और सेंटर्स हैं गवर्नमेंट के, बहुत तेज़ी से उसमें डेवलपमेंट हो रहा है। आज IGIMS में एडवांस फैसिलिटी, लीवर ट्रांसप्लांट सबका फैसिलिटी यहाँ हो चुका है। यहाँ पर ट्रांसप्लांट तक का भी जो है सारा फैसिलिटी डेवलप हो चुका है IGIMS में, एडवांस्ड ऑपरेशन ये सब। तो IGIMS है या फिर आपका एम्स है यहाँ का, या फिर PMCH है या NMCH, या जो भी हॉस्पिटल्स है उनमें बहुत तेज़ी से इंडिया में भी चल रहा है और बिहार में भी चल रहा है। तो अभी हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा फोकस है सरकार का। अब देखिए यहाँ पर जो कहा गया है उसी को पूरा कर रही है सरकार। आप देखिए आपको सामने ही नोट से मिल रहा है कि देयर इज लेस अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी, और आज सरकार इन्हीं दोनों पे काम कर रही है, एजुकेशन और हेल्थ पे। तो काम हो रहा है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। ये तो आपको हम समझा चुके हैं, पहले भी आप पढ़ चुके हैं इसको कि एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा हमारा डिपेंडेंस है। एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है, और एग्रीकल्चर जो है उसका एक लेवल से ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता है, ये भी एक सच्चाई है। एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट जो है वो मैक्सिमम लिमिट की गई है 4%। 4% से ज़्यादा एग्रीकल्चर में ग्रोथ होना इट इज़ इम्पॉसिबल। तो एग्रीकल्चर क्या है कि अपने लिमिट पर पहुंच जाती है, उससे ज़्यादा उसमें ग्रोथ पॉसिबल नहीं होता है। और पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा तेज़ी से भाग रही है हमारी, तो वो एग्रीकल्चर कैसे सपोर्ट करेगा इतना ज़्यादा पॉपुलेशन। और लोग फिर जो है अननेसेसरी, कोई काम नहीं रहता है तो एग्रीकल्चर में लग जाते हैं, खेती बाड़ी कर। तो खेती बाड़ी से कितने लोगों का पेट भरेगा, और ज़रूरत से ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो सब लोग पर बर्डन बढ़ जाता है एग्रीकल्चर का। और दूसरा है कि अभी भी हमारा करने का तरीका सबका वही पुराना तरीका से सब करेगा, समझाइए तो नया तरीका अपनाएगा नहीं लोग। क्योंकि जो खेती बाड़ी करते हैं लोग, खेती बाड़ी कौन करता है, आप सोचिए कि खेती बाड़ी कौन करता है। नहीं, खाने पीने की बात नहीं है, मतलब जो किसी भी तरह का काम नहीं सीखा कभी, जो पढ़ा लिखा नहीं कभी, वही खेती बाड़ी करते हैं। पढ़ा लिखा कोई आदमी खेती बाड़ी करना चाहता है या करता है, मजबूरी में कर रहा है वो अलग बात है, कुछ लोग हैं जो ठीक ठाक पढ़ के भी खेती बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन वैसे जनरली देखिए तो खेती बाड़ी कौन करता है, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है और जो कोई दूसरा काम नहीं सीखा कभी, तो खेती बाड़ी में लग जाता है। तो जो पहले से कुछ सीखा नहीं है, उसका दिमाग ऐसे ही डेवलप नहीं होता, वो खेती तो क्या करेगा, जो पुराना चीज़ देखेगा वही करेगा, वो कहाँ से। तो देखिए बहुत सारा मूवीज़ आया था, उपकार है, मनोज कुमार जो बनाया था, कई सारा मूवी, क्रांति, बहुत सारा मूवीज़ आया था उस समय शास्त्री का था या नेहरू का समय था, तो वो लोग ऐसी मूवीज बनाते थे, लोगों को इंस्पायर करते थे, दिखाते थे कि पढ़ा लिखा व्यक्ति भी गांव से शहर पढ़ के और आ रहा है वापस, और गांव में अपना खेती वगैरह कर रहा है। तो पढ़ा लिखा आदमी रहता है तो वो समझता है, ढंग से उसको कराता है, वो खेती को फायदेमंद भी बना सकता है। लेकिन वहीं देखिए आज की जो अनपढ़ आदमी रहेगा, पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, तो अब देखिए कि गांव में बच्चे कौन पढ़ते लिखते हैं, कहाँ पढ़ाई लिखाई होती थी गांव में। यहाँ गांव में पढ़ाई लिखाई होती थी, स्कूलों में नहीं होती थी। टीचर्स, हम पुराने टीचर से मिले वहाँ स्कूल में, तो कहते हैं कि सर 20 साल कैसे ड्यूटी कर लिए पता ही नहीं चला। अरे ड्यूटी कीजिएगा तब ना, और अब बोले कि अभी 2 साल में बुझा दिया, के पाठक एकदम 1 साल में लग रहा है कि पानी पानी कर दिया, लग रहा है कि 20 साल ड्यूटी नहीं की, अभी ड्यूटी कर रहा है। तो ड्यूटी किए कहाँ आप लोग, 20 साल तो ऐश काटे, आराम से टाइम पास करते थे, सैलरी उठाते थे।
घर के बगल में बैठे बैठे पोस्टिंग मिल गया, और जब मन हुआ गए, एक आध घंटे होके आ गए। हर तरह का लापरवाही, ठीक है। और बस सैलरी मिल रहा है अपना, और जब मिले सैलरी भी रेगुलर नहीं मिलता था, लेकिन ठीक है मिलना तो था, 2 महीने में दे, 3 महीने में दे देगा तो। और अभी जो है देख लीजिए, इतना टाइट किए हुआ है, डेली की 6 बजे आपको पहुंचना है, फोटो खींच के डाल देना है, नहीं तो एब्सेंटी आपका हो जाएगा। और अभी कल कल जो है एक लेटर आया है, एक इन लोग का वीकली इवैल्यूएशन के लिए बुलाया था हेडमास्टर्स, और जहाँ कंप्यूटर लैब है वहाँ के कंप्यूटर टीचर, बच्चों का इवैल्यूएशन कराने के लिए। तो उसमें नहीं पहुँचेंगे कुछ लोग, तो उनका आया हुआ है कि आपका क्यों नहीं 10% आपका सैलरी काट लिया जाए। अब सब में हड़कंप मचा हुआ है, क्यों नहीं पहुँचे इवैल्यूएशन। इतनी जो गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट स्कीम है, तो आप लोग कैसे इग्नोर कर दिए उसका? बुलाया गया रिव्यू करने के लिए, तो क्यों नहीं आए? अभी इतना टाइट किया हुआ है, 6 बजे आपका फ़ोटो पहुंच जाना चाहिए ब्लॉक में, और ब्लॉक से ज़िले में 6:30 बजे तक ज़िले में रहना चाहिए, 7 बजे तक। जितने भी टीचर्स आए हैं उनका फ़ोटो एक खिंचा के, उसमें भी बोलता है एक ऐप से, जिसमें उसका लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, डेट, टाइम सब रहता है। ये अलग बात है कि एक आध लोग सेटिंग उसमें भी सीख लिया है, टाइम एडजस्ट करने का जो। लेकिन हाँ, फिर भी मतलब 6, 6:15 तक फ़ोटो खींच के चली जाती है कि हाँ ये टीचर्स प्रेजेंट है। और उसमें कुछ लोग चालाकी किए थे कि जो है पहले से अटेंडेंस साइन करके चले गए थे अगले दिन का, तो उनका फोटो आ गया है नोटिस कि आपका जो है आपका सस्पेंड किया जाता है। तो इतना टाइट जो है गवर्नमेंट मॉनिटर कर रही है एजुकेशन को। तो एजुकेशन, मैंने आपको बोला एजुकेशन, और हेल्थ, हेल्थ पर भी देखिए मैंने आपको बताया एक दिन, खूब आप समझाया है कि कितना बढ़िया वहाँ सर्विस चल रहा है। प्राइवेट को फेल किया हुआ है गवर्नमेंट का, कितना बढ़िया से डेवलप किया जा रहा है। तो आज एजुकेशन, हेल्थ, इस पर बहुत फोकस है गवर्नमेंट्स का। हाँ, हम अभी एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे। एग्रीकल्चर तो जो पढ़ा लिखा हुआ नहीं है वो खेतीबाड़ी में लग जाता है। गांव में, हाँ टीचर से मैं डाइवर्ट हो गया था उधर, गांव में जो है बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है, वे लोग गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, वहाँ पढ़ाई नहीं होता है, तो सीखेंगे क्या? फिर अपना खेतीबाड़ी में लग जाएंगे। जो पढ़ने वाले रहते हैं वो अपना कुछ कुछ आगे किए, जो नहीं सीखे उतना तो फिर अपना खेतीबाड़ी में लग गए। तो ऐसे लोग खेतीबाड़ी करेंगे तो कैसे ढंग से खेतीबाड़ी करेंगे? हालांकि ऐसा नहीं है कि उनके नेगेटिव, उनके पॉजिटिव भी होता है कि भाई वो उनका दिमाग खेतीबाड़ी में ज़्यादा तेज चलता है, ये भी बात एक सच्चाई है। तो ठीक है, हमारा एग्रीकल्चर पिछड़ा हुआ ज़रूर है, हमें उसमें नए तरीकों को अपनाने की ज़रूरत है, इस कारण हम पिछड़े हुए हैं। प्रोडक्टिविटी लो है। देखिए, लो प्रोडक्टिविटी मतलब आदमी ज़्यादा है, काम कम ही हो रहा है। हम बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ कर लेते हैं, आउटपुट फसल कम पैदा होती है। अब बोले कि जितना ज़मीन होगा उसी हिसाब से ना होगा। अब आप जो है बहुत ज़्यादा बीज डाल दीजिएगा, बहुत ज़्यादा जो है पानी पटा दीजिएगा, बहुत ज़्यादा खाद डाल दीजिएगा, तो उससे जो है दुगना तिगुना फसल थोड़े हो जाएगा। फसल तो जितना उगता है उतना ही उगेगा मिट्टी में, मिट्टी का जितना फर्टिलिटी है उस हिसाब से उगेगा। तो लोग आप बेहिसाब पानी डाल दीजिए, खाद डाल दीजिए, तो वहाँ क्या है कि पैसा आप ज़्यादा लगा दे रहे हैं, लेकिन आपका आउटपुट फसल कम पैदा हो रही है, तो बिकेगा जितना फसल उतना ही का ना पैसा मिलेगा आपको। तो प्रोडक्टिविटी हमारा एग्रीकल्चर का काफ़ी लो है। नेक्स्ट पॉइंट इज लॉस ड्यू टू फ्लड एंड फेमिन। बाढ़ और सूखा के कारण जो हमारा नुकसान होता है, ये भी हमारा पिछड़ेपन का एक कारण है। बिहार में एक अलग झमेला है कि 4 महीना 5 महीना उत्तरी बिहार जो है वो बाढ़ में डूबा रहता है, और निचले बिहार में सूखा पड़ा रहता है। उसके कारण बहुत नुकसान हो जाता है, तो हम पिछड़े रह जाते हैं। बिहार का ये भी एक कारण है। देखिए, बेसिकली इन बिहार वाटर कमिंग फ्रॉम नेपाल कॉजेज फ्लड इन नॉर्थ बिहार। नेपाल से जो नदियां आ रही हैं उत्तरी बिहार में, वो यहाँ बाढ़ ले आती हैं। उसमें कई सारी हैं, कोसी एक मेन है, लेकिन और भी बहुत सारी नदी हैं, बागमती है, घाघरा है, ये गंडक है,
अधवारा नदियां हैं और गंगा की और सहायक नदियां। तो मतलब ये जो नेपाल से आने वाली नदियां हैं यहाँ नॉर्थ बिहार में पूरा बाढ़ किए रहती हैं। एवरी ईयर बिहार इज फ्लडेड, हर साल बाढ़ आती है बिहार। वी हैव फेस्ड द डिजास्टर ऑफ कोसी फ्लड इन 2008 में भयानक बाढ़ आई थी कोसी। वी हैव सफर्ड, अब इसमें क्या है कि हजारों करोड़ रुपया खर्च हो जाता है, नुकसान हो जाता है, फिर लोगों का राहत कराना पड़ता है, हजारों करोड़ रुपया खर्च होता है, कुछ उसमें घोटाला भी होता है। वी हैव सफर्ड सो मच ऑफ लॉस फ्रॉम दिस फ्लड। In 2009 we also suffered from flood caused by बागमती रिवर। देखिए बागमती नदी का आ गया, यूपी और बिहार में बहती है। बागमती रिवर flowing from नेपाल, it caused great loss to crops in its neighboring places like सीतामढ़ी, दरभंगा एंड मधुबन। इन 3 जिलों में बागमती नदी बहुत तबाही करती है, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबन। दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ पिक्चर 1.2। नीचे फोटो दिया गया है फ्लड्स, बाढ़ का सिचुएशन का फोटो दिया हुआ है कि झोपड़ी सब डूबा हुआ है। इन द सेम वे साउथ बिहार ऑल्सो फेस्ड ग्रेट फेमिन। उसी तरह दक्षिण बिहार में सूखा अकाल पड़ जाता है। बिकॉज ऑफ दीज नेचुरल कैलामिटीज आवर फार्मर्स फेस द प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉट। तो इसके कारण हम लोग किसान को बहुत सारा बुरा समय झेलना पड़ता है, कभी सूखा कभी बाढ़। दिस कैन बी एक्सप्लेन विद पिक्चर 1.3। नीचे देखिए 1.3 में सूखा दिखाया हुआ है, जमीन जो है सूख के फट गई है और किसान बैठा हुआ उस पर रो रहा है कि भाई हम क्या कैसे बीज बोएंगे, मिट्टी जो है सूख के ऐसी हो गई है, इसमें कहाँ से फसल उगेगा। Thus our Bihar suffers from both flood and famine at the same time। तो यहाँ बाढ़ भी आता है साल में और सूखा भी आता है हर साल। नंबर 5 इज इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। हमारे उद्योग धंधे पिछड़े हुए हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्टेट और कंट्री। कह रहे उद्योगों का डेवलप होना, फैक्ट्रियों का, धंधों का डेवलप होना किसी भी देश या राज्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। बट वी डोंट सी एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन बिहार। लेकिन हम बिहार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं, बहुत धीमा है। अभी जो कुछ हुआ है मैंने बताया, इथेनॉल के प्लांट्स लगे कुछ जो है, तो वो एक कह सकते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो उद्योग जो है नहीं लग रहा है बिहार में। ऑल मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज एंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस आर नाउ इन झारखंड आफ्टर पार्टीशन ऑफ बिहार। बिहार जब से बट गया, जितने भी संस्थाएं थी, कॉलेज थे, इंजीनियरिंग कॉलेज थे या कंपनियां थी, पावर प्लांट थे, ये सब चले गए आपके झारखंड में। जितनी खदानें थी, माइंस थी, सब जो है चला गया झारखंड में। फॉर दिस रीजन देर इज नेग्लिजिबल नंबर ऑफ फंक्शनिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन बिहार। और इसी कारण जो है बिहार में है क्या, एक तो या तो शुगर प्लांट है और नहीं तो ये है आपका अभी इथेनॉल का है। तो ज़्यादा इंडस्ट्रीज बिहार में हमें चलती हुई दिखाई नहीं देती, क्योंकि जितनी थी वो सब चली गई झारखंड, क्योंकि जितने भी मिनरल्स थे वो सब झारखंड में चले। झारखंड में बहुत ज़्यादा मिनरल्स है, हमारे यहाँ मिनरल्स नाम मात्र के हैं, थोड़े बहुत कहीं कहीं हैं। तो फैक्ट्रीज वगैरह इसलिए हमारे यहाँ ज़्यादा लगती हुई दिखती नहीं। नंबर 6 इज पॉवर्टी, गरीबी। भाई नेचुरल है कि जहाँ गरीबी होगी वहाँ पिछड़ापन होगा। बिहार इज सफरिंग फ्रॉम इमेंस पॉवर्टी। द पर कैपिटा इनकम इन बिहार इज लेस देन हाफ ऑफ द नेशनल एवरेज। देखिए देश का जो हमारा ये है पर कैपिटा इनकम, उसका आधा है बिहार राज्य का। यानी हमने देखा था कि हमारे देश का लगभग 27,000 रुपया था साल में, तो बिहार का मात्र 13,000 है।
For this reason also Bihar is backward. There is vicious सर्कल ऑफ पॉवर्टी इन बिहार. और जो आपको विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी बनाए थे, समझाए थे पॉवर्टी चैप्टर में, कि पॉवर्टी लीड्स टू लेस प्रोडक्शन लीड्स टू लेस इनकम लीड्स टू लेस सेविंग लीड्स टू लेस कैपिटल, एंड लेस कैपिटल लीड्स टू लेस डेवलपमेंट, एंड लेस डेवलपमेंट लीड्स टू लेस प्रोडक्शन. Now, number 7 is poor legal system. लीगल सिस्टम भी हमारे यहाँ काफ़ी कमज़ोर है. कानूनों का पालन नहीं करते हैं लोग, और कानून तोड़ने पर या कानून का ठीक से अनुपालन लोग नहीं करते हैं, अधिकारी लोग नहीं करते हैं. पीसफुल एटमॉस्फेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्टेट और कंट्री. किसी भी राज्य के लिए या देश के लिए एक वहाँ शांति व्यवस्था होना बहुत ज़रूरत होती है, ताकि लोग अपना कामकाज पर ध्यान दे सकें. बट इन बिहार देयर वॉज वीक लीगल सिस्टम फॉर ईयर्स. लेकिन बिहार में बहुत सालों तक, यानी नीतीश कुमार जी से पहले की बात कही जा रही है, कि बहुत सालों तक जो है ये कानून व्यवस्था बहुत खराब रही, विच प्रोहिबिटेड पीपल फ्रॉम पीसफुल ऑपरेशन ऑफ इंडस्ट्री. जिससे कि लोग अपना उद्योग धंधा ठीक से नहीं चला पा रहे थे. आप चलाने की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ पटना से लोग व्यापारी भागना शुरू कर दिए थे. पटना से लोग भागना शुरू कर दिए थे आसपास के राज्यों में, क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा रंगदारी चल रही थी और डकैती वगैरह हो रही थी, लूटपाट हो रही थी, हफ्ता वसूली हो रही थी, मर्डर हो जा रहे थे जब नहीं ये हो रहा था तो पेमेंट हो रहा था. तो इसके कारण बहुत सारे व्यापारी भुवनेश्वर शिफ्ट हो गए, जयपुर चले गए, अलग अलग जगह चले गए, कि देखिए यहाँ जो है शांति है, व्यवस्था नहीं, यहाँ काम करने लायक रह नहीं गए. बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ से छोड़ के चले गए. हमारे ही शहर में सबसे जो वहाँ का मेन कपड़े का दुकान था, उसके ओनर को जो है गोली मार, जो थाना से हार्डली समझिए कि वहाँ से थाना 100 कदम पर था, और दिन के 12 बजे गोली मार के चला गया दुकान में, और कई घंटे तक उसका बॉडी पड़ा रहा. फिर पुलिस आई, बगल में थाना था. तो ये आपको मैं बात बता रहा हूँ 90s का बता रहा हूँ. तो इतना ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर ख़राब था बिहार में कि बहुत सारे लोग थे जो बिजनेसमैन थे या काम करने वाले लोग थे, वो सब बिहार छोड़ के बाहर चले गए. एक प्रोफेसर को गोली मार दिया, तो वहाँ से इस प्रोफेसर सब लोग जो बोले कि छोड़ के अब चले जाएंगे, यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं. लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ख़राब थी. ये जब लॉ एंड ऑर्डर ठीक से नहीं रहेगा तो लोग कामकाज कैसे कर पाएंगे शांति से. Thus, poor legal system is one of the most important causes of its backwardness. इसको लीगल सिस्टम जो वर्ड यहाँ यूज़ किया, इसकी जगह लॉ एंड ऑर्डर इसको लिखना चाहिए था. ठीक है, पुअर यहाँ आप ध्यान रखेंगे, लिख लेंगे पुअर लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था. नंबर 8, लैक ऑफ एबल एडमिनिस्ट्रेशन. अब नहीं कर सकते हैं, ये पहले की बात थी, अब नहीं है, अब काफ़ी ठीक ठाक एडमिनिस्ट्रेशन है बिहार में. लैक ऑफ एबल एडमिनिस्ट्रेशन. देयर इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिहार. कहा जा रहा है कि बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी नहीं था. पहले पता नहीं चलता था, जब जाइए सरकार के पास अभी काम नहीं हुआ है, कब होगा पता नहीं, 10 दिन बाद आके पता कीजिए कब होगा काम. कुछ पता नहीं चलता था लोगों को कि कब काम होगा, मेरा क्या हो रहा है मेरे काम के साथ.
तो देयर वाज नो ट्रांसपेरेंसी, कहा जाता है शीशे की तरह ट्रांसपेरेंसी, कि जो अंदर हो रहा है वो हमें दिखना चाहिए। देखिए हम लोग क्या है, कोई काम कराते हैं, देखते रहते हैं उसको क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको उस हिसाब से फीडबैक भी देते रहते हैं, ऐसे करो वैसे करो। और एक समझिए कि आपको लेके चला जाता है, अब उसके बाद क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है पता नहीं चल रहा है। तो यही हाल था गवर्नमेंट में कि देयर वाज नो ट्रांसपेरेंसी, लोगों को पता नहीं चलता था कि क्या हो रहा है, कहाँ पर अटका हुआ है, कब कितना टाइम लगेगा, कब काम होगा हमारा। दैट इज वाई ए नंबर ऑफ इंस्टेंसेज ऑफ करप्शन कैन बी सीन। तो इसलिए करप्शन देखिए आज भी और पहले भी था। आप चपरासी को पैसे पकड़ा दीजिए, देखिए आपका काम तुरंत के तुरंत हो जाएगा, कितने ही बड़े अफसर से काम, कितने ही बड़े अफसर से काम हो, आप चपरासी को पैसा दे दीजिए कि लो भाई करा दो, आपका काम तुरंत हो जाएगा। और कितने ही बड़े अफसर चले जाएं, बिना चपरासी या किसी को घूस दिए चाहें कि काम हो जाए तो आज संभव नहीं है। ये भी बता दें आपको कि कितना ही बड़ा अफसर चले जाए, बिना पैसे के चाहेगा कि काम करा ले, संभव नहीं। अभी एक हमारे रिलेटिव फंसे हुए हैं, ठीक है, जमीन का कुछ वो करा रहे थे, म्यूटेशन हो गया। तो वो क्या हुआ कि जो ब्रोकर को पकड़े, ब्रोकर एक बोला कि हाँ हम इतना लेंगे करा देंगे, कहे ठीक है देना पड़ता ही है, दे देते हैं, दे दिए पैसा उसको। ब्रोकर क्या है, लालची हो गया, पैसा खुद रख लिया, अफसर लोग को दिया नहीं, और कोशिश सोचा कि किसी तरह अपने ही से मैनेज करके काम करा ले। अब वो जो है काम करा नहीं पा रहे हैं, और अफसर लोग में बात चला गया कि भाई ये लोग हम लोग का पैसा मार लिया, अपने खा गया पैसा ब्रोकर जो है। अब उनका वो इतने बड़े बड़े अधिकारियों से बात कर चुके हैं, वो कह भी चुके हैं करवा देंगे, लेकिन काम उनका नहीं हो रहा है। तो हमसे चर्चा की, हम कहे कि आप पहले तो गलत ब्रोकर को पकड़ लिया, आपको सही ब्रोकर देख के पकड़ना चाहिए था जो काम ठीक से करा दे, थोड़ा ही पैसे में हो जाता, आप तो बहुत पैसा भी दे दिए। लेकिन दिक्कत है कि पैसा खुद खा गया बिना दिए, अब अधिकारी बिगड़ गया। तो अब आप किसी को बड़े बड़े अफसर को बोले, चूंकि जानते हैं लोग तो, लेकिन बोले कि उनके कहने से नहीं होगा काम, आपको अंतिम में पैसा देना ही पड़ेगा, बिना पैसा दिए आपको काम नहीं होगा। कितने बड़ा अफसर से आप पैरवी करा ली। तो लगे हुए हैं उसमें। तो आज सिस्टम ये बना हुआ है कि आपको जो है कोई काम है पैसा से तुरंत हो जाता है, आप चपरासी को ही दे दीजिए ना, कितने ही बड़े अधिकारी से काम होगा वो आपका हो जाएगा तुरंत। हमें ही एक ये करना था, एक समय बताया जब मैडम का ज्वाइनिंग करवा रहे थे, तो एक यहाँ का करंट एड्रेस का रेसिडेंशियल चाहिए था, बनवाना था मैडम के नाम, और कोई प्रूफ यहाँ का इनसे जुड़ा हुआ था नहीं। तो और चाहिए था तुरंत, दिक्कत आ रही थी उसके बिना। हम कहे कि भाई ऐसा ऐसा है, बड़ा दिक्कत हो रहा है। गए एक दो बार, लेकिन बोला टाइम लगेगा, टाइम लगेगा बहुत, है नहीं, छुट्टी पर गए हुए हैं। तो फिर हम एक था इसके पास गए, एक आधार वाला है जानकार, उसके पास गए, बोले ऐसे ऐसे है, तो बोला सर बन जाएगा। हम कहे, तो बोला समय लगेगा सर, छुट्टी पर गए थे। हम कहे वो तो भाई हम गए थे ऑफिस, वहाँ ब्लॉक भी गए थे, बोला यही कि सब गए हैं छुट्टी पर, ये है वो है, अभी टाइम लगेगा, नहीं बनेगा, हमको अर्जेंट में चाहिए। तो बोला सर अर्जेंट में दे देंगे, जब चाहिए आपको दे देंगे, 500 रुपये लगेगा। हम कहे ठीक है दे देंगे 500 रुपये। 500 रुपये दिया, वो हमारे हाथ में धर दिया लेके बना के कुछ घंटों में। बोला सर शाम को ले लीजिएगा, दोपहर में। बोला शाम में हमको हाथ में पकड़ा, देख लीजिए सर। बोला आपको सर जब काम हो, जिस चीज़ का काम हो ब्लॉक से, आप हमको करिएगा, आपको हम दम आपको हाथ में करके दे देंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो कैसे करा लेता है, और वही आप ब्लॉक चले जाइए, आप परेशान हो जाइएगा करा के, नहीं होगा। तो बात है कि सबका आपस में मिली भगत है, सेटिंग है। वो पैसा तो हम बोले उसे कि भाई तुम इतना जल्दी कैसे करा लिए, बोला सर हम लोग का सेटिंग रहता है, पैसा देंगे तुरंत, जो है दूसरा अधिकारी जो, कोई नहीं बताएगा ऐसे कि वो छुट्टी पर है, तो दूसरा अधिकारी तो रहेगा उसके लिए साइन करने, बताएगा नहीं आपको कोई, या मिलेगा नहीं। और हम लोग का सेटिंग है, हम देंगे, यहाँ से हम क्लिक करेंगे, वहाँ वो साइन कर देगा, और पेपर आपको मिल जाए, पैसा उसको हम दे देंगे जब जाएंगे, तो उसको पता है कि मेरा पैसा आ जाएगा। सबको बढ़ता है पैसा अधिकारी को। तो देखिए कि
हर जगह यही चला हुआ है। आप जाइए ऑफिस में, वहाँ नहीं उधर सब पैसा लेके, हाँ सर तुरंत करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, क्या बनवाना है, जो भी सर्टिफिकेट बनाना है, जो भी कुछ है हर जगह। मतलब क्या कहें, मतलब आप, हम उधर गए हुए थे, बनारस गए थे, विंध्याचल गए थे, वहाँ दर्शन के लिए वही हाल, लाइन में लगे, टाइम से हम लोग पहुँच गए थे, थोड़ा लेट हो गए थे, फिर भी थोड़ा सा भीड़ था, लेकिन हम कहे ठीक है थोड़ा देर आ गया। तो देख लेता है कि अच्छा परिवार का लोग देखने से आइडेंटिफाई कर लेता है, पैसे वाला जो है जो भी आ गया। सब पंडा लोग आके घेर लिया, पर सर चलिए तुरंत दर्शन करा देंगे, 10 मिनट में दर्शन, ऐसे बहुत दिन लग जाएगा, दिन भर नहीं कर पाइएगा। हम कह नहीं भाई, थोड़ा कष्ट सहना चाहते हैं, थोड़ा शरीर को कष्ट हो ना, भगवान से मिलने आए, उनसे प्रार्थना करने आए, तो थोड़ा कष्ट के साथ करेंगे तब ना सुनेंगे। अरे सर आइए ना, 10 मिनट में करवा देंगे, आराम से करिएगा मूर्ति के सामने, वैसे तो आपको देखने में ठीक से नहीं मिलेगा, वहाँ आपको अंदर में मूर्ति बैठा के पूजा करा देंगे सब अलग। और उसमें भी मतलब हल्ला करा, सर हमसे हमसे आइए, हम कराते हैं, हम कराते हैं, हम कर, देखो हर जगह वही धंधा है, हर जगह। हम कह नहीं भाई माफ़ करो, हम आए हैं, हम पैसे से दर्शन नहीं करने आए हैं, हमको कष्ट करके थोड़ा करना चाहते हैं भगवान का दर्शन, कष्ट करेंगे तब ना भगवान सुनेंगे। तो हर जगह लोग लगे हुए हैं जो है इसमें। एक बार ऐसे ही हम छोटे थे, देवघर देवघर हम लोग तब कांवर लेके जाते थे। तो ये बात है, कॉलेज में थे हम, मेरे ख्याल आज से 20-25 साल पहले की बात है। तो कांवर लेके हम लोग गए थे, और बड़ी लंबी सावन में गए थे, भीड़ थी देवघर में, जानते हैं उस समय, और पहले आज का सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया है, लेकिन उस समय बड़ी भीड़ रहती, तो सब लगे हुए थे जहाँ तहाँ भीड़ में। हम संजोग से क्या हुआ, कुछ काम से हम कहे अच्छा आते हैं, आगे से देख के आगे से गए, उधर नज़र पड़ा तो लोग कोई खड़ा था, हम तो सब जानते हैं, हम कहे भाई दर्शन कराओ जल्दी। अच्छा सर आइए, तो हमसे 10 रुपया 20 रुपया लिया कुछ, और फट से घुसा दिया मंदिर में, हम दर्शन करके आ भी गए पूजा पाठ करके। और इधर परिवार के लोग हमको खोज रहे हैं, हम कह रहे भाई हम आ गए, कब का दर्शन करके आप लोग लगे रहिए लाइन में, जो है भीड़ में, कब दर्शन होगा आप लोग को। कैसे दर्शन हो गया, हम लोग जानते हैं ना सब चीज़, वहाँ 10 रुपया में दर्शन हो गया आराम से। जो बहुत पहले की बात थी, उस समय 10 रुपया लेके वो लोग करा देता था। आज के डेट में जाए तो पहले तो वीआईपी का एंट्री का 500 रुपये लेता है, उसके बाद भी जाइए तो लंबे लाइन, वो आगे जाके वही मेन लाइन में मिल जाता है भीड़, फिर थोड़ा सा खाली भीड़ का कम हो जाता है, तो उसका टिकट है 500 रुपये। तो आज के उतना पैसा काफ़ी लेता है कराने में, लेकिन उस समय 10-20 रुपया में ही करा देता था। तो ये देख, ऐसे ही गए, वहाँ गए, हर जगह यही है, रामेश्वरम रामेश्वरम तिरुपति में तो आपका वीआईपी दर्शन का अलग टिकट कटता ही है, हर अलग अलग रेट का। तो पैसे का जो सब जगह बोलबाला है, तो इसे हम कहते हैं करप्शन, कि कहीं ना कहीं करप्शन है। अब करप्शन क्या कहें, अब करप्शन कहना भी, उसको मंदिर के केस में तो करप्शन नहीं कह सकते हैं। वहाँ ये है कि चलिए जिसके पास पैसा है या जिसको अर्जेंट है, तो उसके लिए सुविधा का है तरीका कि भाई जल्दी कर लिए, उतना देर आप नहीं कर सकते हैं, आप व्यस्त हैं, या आप शारीरिक रूप से लाचार हैं, या उतना नहीं गर्मी भीड़ भाड़ बर्दाश्त कर सकते हैं, तो अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, जहाँ सरकार का कामकाज और इस तरह के सब कामों की बात है, तो वहाँ तो इसको हम करप्शन ही कह सकते हैं, कि भाई हर जगह जो है वो ये है कि पैसा दीजिए तो काम जल्दी हो जाता है। द प्रेजेंट गवर्नर, देखिए द प्रेजेंट गवर्नर ऑन 27 जून 2005, अब ये पहले की बात कर रहे हैं, मतलब 2005 की बात है, उस समय के जो गवर्नर थे। द प्रेजेंट गवर्नर ऑन 27 जून 2005 इन द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, बताए थे आपको, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग होती है, जिसमें सभी चीफ मिनिस्टर, फिनेंस मिनिस्टर, देश के प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स, कुछ और इस तरफ सब होते हैं, बैठते हैं, मीटिंग होती है, उसको कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो वहाँ हाँ गवर्नर्स भी होते हैं, सारे स्टेट के सीएम गवर्नर्स भी होते हैं। द प्रेजेंट गवर्नर ऑन 27 जून 2005 इन द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल presented the economic condition of Bihar, which is evident in above mentioned table। ऊपर जो एक टेबल यहाँ दिया गया है, एक मिनट,
हाँ, प्रेजेंटेड द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ बिहार विच इज एविडेंट इन द अबव मेंशन्ड टेबल। तो ये टेबल जो है हमारा दिया हुआ है, इसमें बिहार का कुछ डेटा दिया हुआ है। तो उसको उन्होंने दिखाया कि बिहार का इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। तो देख सकते हैं कि जैसे सबसे पहला है टेबल में पॉपुलेशन, 2001 का डेटा है। तो बिहार का पॉपुलेशन था 8.29 करोड़ और इंडिया का 102.9 करोड़, 102 करोड़ पॉपुलेशन इंडिया और 8.25 करोड़ पॉपुलेशन बिहार की। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करें तो देखिए इंडिया का ग्रोथ रेट है 1.9%, लेकिन बिहार का ग्रोथ रेट है 2.5%, यानी इंडिया के ग्रोथ रेट से ज़्यादा हमारा ग्रोथ रेट है। लिटरेसी रेट टोटल की बात करें तो इंडिया का है 65.4%, जबकि बिहार का है मात्र 47.5%। मेल्स में लिटरेसी की बात करें तो इंडिया का है 75.8 यानी 76% और बिहार का है 60%। फीमेल्स के लिटरेसी की बात करें तो इंडिया का है 54% और बिहार का है 33%। एनुअल डेवलपमेंट रेट की बात करें तो इंडिया का डेवलपमेंट रेट है 6% और बिहार का था 2.7%। हालांकि बाद में ये चेंज हुआ है काफ़ी और बिहार का डेवलपमेंट रेट जो है इंडिया के सबसे ज़्यादा होने वाले राज्य में टॉप में था, लेकिन ये 2005 की ये जो है ये डेटा है। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट रेट 73%, जबकि इंडिया का है 60%। तो यहाँ सिर्फ एक एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट का जो रेट है वो इंडिया से ज़्यादा है बिहार में, क्योंकि सिर्फ यहाँ एग्रीकल्चर ही है, बाकी है नहीं। पॉपुलेशन ऑफ बीपीएल, कितना परसेंट पॉपुलेशन बीपीएल है, तो देखिए इंडिया का पॉपुलेशन था 26%, जबकि बिहार का पॉपुलेशन का 42.6% बीपीएल, यानी बिहार में रहने वाले 42% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, जबकि इंडिया में 26% उस साल था। तो देखिए कि गरीबी हमारे यहाँ कितनी ज़्यादा है। बिहार में एवरेज, इंडिया में 26% लोग गरीबी से नीचे हैं, जबकि बिहार में 42.6%। पर कैपिटा इनकम देखिए इंडिया की जहाँ थी 13,226 रुपये, नहीं 13,226 था, वहाँ बिहार का मात्र था 3,948 रुपये, यानी रफली 4,000, एक तिहाई से भी कम पर कैपिटा इनकम। तो इस टेबल से हम देख के समझ सकते हैं कि बिहार जो है हमारा किस इकोनॉमिक कंडीशन में था। So from the above mentioned table, it is clear that the economic development is very slow in Bihar. But in the present, according to the estimation of CSO, Central Statistical Office, नहीं CSO क्या है, सेंट्रल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल दोनों है एक्चुअली, दोनों नाम अब किसको कह रहा है ये, एक तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस भी है और एक सेंट्रल नहीं NSSO है, नेशनल सैंपल सर्वे, ये CSO है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस CSO, वेयर द GDP in 2003-04 was negative by -5.15%। GDP हमारा घटा था 2003-04 में, माइनस था -5%, विच ड्रास्टिकली चेंज फ्रॉम 2004-05 to 8-9 इंटू 11%, जो कि -5 से बढ़ के 11% ग्रोथ रेट हो गया था GDP का। एंड दिस रैपिड डेवलपमेंट मेड इट्स स्टैंड नेक्स्ट ओनली टू गुजरात। देखिए हम जो आपको कह रहे थे 8-9 का बाद कि गुजरात के बाद दूसरा सबसे तेजी से डेवलप होने वाला स्टेट था उस साल बिहार जो है, विच वॉज ए फास्टर डेवलपिंग स्टेट, यानी गुजरात 11% का इसका डेवलपमेंट रेट हो गया था। देखिए 4-5 में यानी नीतीश सरकार आने से पहले -5% था GDP, घट रहा था GDP, और वो सरकार बदलने के बाद 8-9 में 11% हो गया था। उस साल कहे भी कि आपको बिहार जो है टॉप में था, गुजरात के बाद सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट था इंडिया का। द ग्रोथ रेट ऑफ गुजरात इन 8-9 वॉज 11.0, और वो भी मतलब थोड़ा सा ज़्यादा, देखिए गुजरात का था 11.05 और बिहार का था 11.03, while the growth rate in Bihar was 11.03%. This rapid development in Bihar is called by some economists as miracle economics. इसको कुछ लोग कहते हैं कि आर्थिक चमत्कार हुआ है, मिरेकल हुआ है बिहार में।
इनका सरकार आना, और हुआ है वास्तव में। आपको कहें कि डेवलपमेंट हुआ है बहुत ज़्यादा। पिछले सरकारें जो थी, लालू जी का शासन था और राबड़ी जी का जिनका भी था, तो उस समय तक हालत काफ़ी ख़राब थी बिहार की। डेवलपमेंट नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा थी, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, सारी जो सिस्टम चौपट ये लोग कर दिए थे। और बताए कि गुंडागर्दी इतनी थी कि लोग बिजनेसमैन वगैरह, प्रोफेसर, बिजनेसमैन, जो भी अच्छे लोग थे समाज के, वो सब छोड़ के बाहर जाने के लिए मजबूर थे, और गए भी, सब चले गए थे बाहर बिहार से। तो आज जो है, लेकिन उसके बाद सरकार बदली और नए सरकार ने काफ़ी पॉजिटिव स्टेप्स लिए और इतना डेवलप होके आज हम यहाँ आ चुके हैं कि देखिए, अभी कुछ समय पहले तक ये हाल था कि रात के 10-10 बजे तक महिलाएं घूम रही हैं पार्कों में बैठ। ये नीतीश कुमार जी ने कहा भी है तो गलत नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भाई आजकल देखिए महिलाएं कितना फ्रीली रहती हैं, कपड़े जो मन है पहनती हैं, अपना जो मन है बाजार जा रही हैं, कर रही हैं। क्या एक समय था आदमी निकलने में डरता था शाम के 5 बजे के बाद? हम ही आ रहे थे कॉलेज में, तो रिक्शा आ रहे थे तो पता चला, लोग बोले ट्रेन में, कह रहे भाई कब है, तो ट्रेन के पहुंचने का समय था 8 बजे शाम का। सब बोले अरे भाई 5 बजे के बाद सन्नाटा हो जाता है प्लेटफॉर्म पर, उतरिए, लूट लेता है, ये कर लेता है, कैसे जाइएगा करिएगा। हम तो बिल्कुल घबरा गए, भाई क्या बात है। सब बोला ये हाल है कि 5 बजे के बाद सन्नाटा जैसा हो जाता है, और कहीं जाइएगा अंदर, कहीं रोड से, मेन रोड से हटिएगा, बस कहीं लूट लेगा। तो ये हाल था, लोग डरते थे निकलने से शाम के बाद, और गुंडागर्दी भी उतना ही ज़्यादा थी हर जगह। तो नेगेटिव में हमारा जीडीपी जा रहा था, ग्रोथ रेट नेगेटिव में -5%, और वहाँ से हम 11% ग्रोथ रेट में आए। तो ये चमत्कार से कम नहीं था। तो काफ़ी, अब लोग कहते हैं कि भाई क्या किया है, तो क्या किया है, अब जो हुआ है वो समझना चाहिए लोगों को कि जो हुआ है, जिसने भी किया है सबने किया है, ऐसा किसी एक आदमी को नहीं कहा जा सकता है। सब लोग, सरकार बहुत लोगों से मिल के बनी रहती है, उसमें नेता, मंत्री, अधिकारी, समाज, लोग, डॉक्टर, हर तरह के प्रोफेसर, सब तरह के लोग शामिल होते हैं, तब राज्य कोई डेवलप होता है। तो सबने मिल के किया है, लेकिन हाँ डेवलपमेंट जरूर हुआ है। कोई कहेगा कि भाई बिहार में डेवलपमेंट नहीं हुआ है पिछले 15-20 साल में, तो ये जो है बहुत ही बेकार बात है। और उसी तरह जो ये कहते हैं कि इंडिया में डेवलपमेंट नहीं हुआ, कांग्रेस ने क्या किया पहले 60 साल में, क्या हुआ, तो वो जानते हैं, ऐसे लोग के सामने बोल रहे हैं क्योंकि वो पढ़ा लिखा तो कोई है नहीं। जितना भी वोटर है अंधभक्त है, पढ़ा लिखा तो ठीक से है नहीं, जो थोड़ा बहुत पढ़ा, इतिहास वगैरह तो पढ़ता नहीं है लोग। और 60 साल 70 साल पहले किस हालत में था भारत, किस हालत में आज़ाद हुआ था, क्या पढ़ा है? जो सिविल सर्विस वाला तो हिस्ट्री ठीक से पढ़ता नहीं, जिसको आईएएस और बीपीएससी का तैयारी करना है, तो हम लोग क्या पढ़े? और कह दीजिए उसको कि 70 साल पहले क्या था, हम ही किए, तो मान ही लेगा। तो जानता थोड़े था कि किस हालत में था भारत, और इतने साल में जो बन के आया, कहाँ से कहाँ, कितनी मेहनत लगी, कितने लोगों का उसमें संघर्ष हुआ, क्या हुआ, तब जाके आज हम इस हालत में पहुँचे हैं। तो कोई ये कहता है कि हाँ क्या हुआ और आज हम ही कर रहे हैं, तो ये सब क्या करेगा भाई? जैसी जनता है वैसा ठग रहा है। जब जनता को पढ़ने लिखने से मतलब नहीं है, जानकारी से मतलब नहीं है कि भाई हमारा देश का क्या हालत था, हिस्ट्री में क्या है, यही ना पढ़ते हैं कि पहले किस हाल में था, क्या हुआ। अब हिस्ट्री नहीं पढ़ेगा, नहीं जानेगा, तो उसको जो झूठ सच बोलेगा उसको विश्वास होगा कि हाँ भाई सही बोल रहा हो। तो हम ऐसे ही जनता है, तो भाई कहे ना, यथा प्रजा तथा, यथा राजा तथा प्रजा, या दूसरी तरह से कहे कि यथा प्रजा तथा राजा। अंधों में काना राजा, सब अंधे हैं तो उसमें जो काना होगा वो राजा बनेगा ही। जैसे हम लोग हैं तो वैसे ही हमारा जो लीडर होता है वो होता है। ओह, तो ये हमने कवर कर लिया आज, जो है कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ बिहार। ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता है मेंस में, ये क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आता है मेंस में, ये आता ही आता है, और इंटरव्यू में भी आपसे जरूर पूछा जाएगा, ये जान लीजिए। 2 जगह ये श्योर है आना ये क्वेश्चन। तो कॉजेज ऑफ बैक आया भी है, इस साल भी शायद आया है, या पिछले बार में आया है मेंस में। तो कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ बिहार, और उसके लिए क्या सॉल्यूशन है, क्या किया जा सकता है। तो कल हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, आज हम लोग कॉजेज को डिस्कस किए, जिसमें हम बहुत खुल के आपको हर तरह का उदाहरण दिए हैं,
और अपना इसमें तो बहुत कुछ कम लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बोल के बताया है बहुत सारी बातों को, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अपना, तो हर तरह का मैंने आपको जो है डिस्कस कर दिया है रियल लाइफ से। रियल लाइफ से जो किताबों में नहीं मिलेंगी, कोई आदमी का भी इतना अनुभव नहीं होगा जो पढ़ाने वालों का है, जिनका भी, कि इतना जिन्होंने रियल लाइफ में इन चीज़ों को देखा हो, फेस किया हो। तो मैंने आपको बिल्कुल गवर्नमेंट से बारीकी से हर जगह, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट का या पब्लिक सिस्टम का या पब्लिक ऑफिसर्स का, पब्लिक एम्प्लॉयज़ का, जनता के जो कर्मचारी हैं सरकारी, सब तरह का जो भी आपको मैंने बताया है कि हाँ क्या कारण है, क्या कमी है, क्यों पिछड़ा हुआ है, किस तरह से करते हैं, हर जगह का मैंने आपको एग्जाम्पल्स देके समझा दिया। उसको बहुत अच्छे से, इसको आप इस लेक्चर को तैयार कीजिएगा। ये क्वेश्चन श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिए इस टॉपिक को। डेवलपमेंट ऑफ बिहार, और खास करके अभी हमने आज का जो किया और कल जो करेंगे, कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ, या कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। और ये तो इसमें लिमिटेड लिखा हुआ है, मैंने आपको बोल के बहुत ज़्यादा समझाया, उनको आप कोशिश करिएगा लिख लेने का, नहीं तो सुनने का, ध्यान से दिमाग में बिठाने का। वो लिखना पड़ेगा आपको आंसर से या इंटरव्यू में बोलने में। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिए, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है। और देखिएगा क्वेश्चन पलट के देखिए, आया हुआ हर साल या दूसरे साल आया हुआ रहता है, कितनी बार पूछा गया है और पूछा जाएगा। तो इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे क्वेश्चन को, वीडियो रिकॉर्ड आपको मिल जाता है, उसको देख लेंगे कई बार, उसको पॉइंट्स, उससे अगर जो नोट से अलग पॉइंट्स मैंने बताए हैं उसको आप कोशिश करिएगा पॉइंट्स एटलीस्ट नोट कर लेने का शॉर्ट में, ताकि याद रहे कि मैंने क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या बातें बताई थी। तो ये आपको मैंने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर कर दिया है, द रीजन्स फॉर बैकवर्डनेस ऑफ बिहार। और कल हम लोग करेंगे द स्टेप्स टू रिमूव दिस बैकवर्डनेस, कैसे इस पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं, जो सेकंड पार्ट होगा इस क्वेश्चन का, उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये पूरा ये टॉपिक जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से, इतना ही मैं अभी अब बता दे रहा हूँ कि तैयार कर लीजिएगा। और क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने दे ही दिया है, 68 का मेंस तक का है उसमें, तो आप उसमें देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या क्या आया है उसमें। इससे डेवलपमेंट ऑफ बिहार जो क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या क्या पूछा जाता है, उसको देख लीजिएगा। और उसको हम लोग कल आपको जब सॉल्यूशन करेंगे उसके बाद डिस्कस कर देंगे। इसको तैयार करना है, ये आपका रेडीमेड आंसर आपको है, इसको क्वेश्चन तैयार करना है, तो इसको तैयार कर लेंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं।